तो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया है नेदरलैंड्स के टूर के लिए और एशिया कप के टूर के लिए। तो ये देखेंगे कि हमारी नज़र में किस प्लेयर की जगह बनती थी स्क्वाड में, किसकी नहीं बनती थी, और आपके साथ मिलके हम प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का T20 स्क्वाड जो कि एशिया कप के लिए अनाउंस होने जा रहा है, और उसके साथ साथ हम इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज जो कि आज एंड हुई है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जी, तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज भी T20 की कंक्लूड हुई है, उस पर देखेंगे और डिस्कस ये करेंगे कि क्या ये साउथ अफ्रीका की टीम पुरानी साउथ अफ्रीका की टीम की तरह बनती जा रही है। और बड़ी कंट्रोवर्सी का माहौल भी चल रहा है। ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट आई है और PCB ने उसको मुस्तरद किया है, तो उसकी कहानी के बारे में भी देखेंगे। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। जी उमर साहब, स्क्वाड अनाउंस हो गया है। मेरी और आपकी बड़ी डिस्कशन हो रही थी इसके ऊपर ऑफलाइन कि क्या हमारी टीम होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है भाई मोहम्मद वसीम से? यार मैं वैसे सेटिस्फाई 100% तो नहीं हूँ उनसे। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं और वसीम भाई के बीच में 70% हम लोग वो हम लोग मैप कर रहे हैं और 30% का हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो जैसे आपने अभी बात की कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वसीम भाई की सिलेक्शन के बारे में कि वो क्या चीज़ गलत करते हैं और क्या चीज़ सही करते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड अभी अनाउंस हुआ है नीदरलैंड के लिए, उसमें क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है? यार मुझे ज्यादा इख्तिलाफ तो नहीं है, जिस तरह आपने कहा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। तो हम क्विकली अगर नजर डालें स्क्वाड के ऊपर, तो ये स्क्वाड आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें सऊद शकील कहाँ है, उस पर मुझे बड़ा इख्तिलाफ है। पहले अगर इख्तिलाफ की बात आ जाए, बिल्कुल, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया था कि जैसे ही स्क्वाड आएगा ना तो जलाल साहब ने कहना है जी वेयर इज शान मसूद और सऊद शकील। हाँ, ये दोनों जो बात आ गई ना, ये हम पिछले टूर पे भी डिस्कस करते रहे हैं, इस टूर में भी। अब देखो कि सऊद शकील तो चलो, शान मसूद की तो समझ आती कि वो पहले भी स्क्वाड का पार्ट नहीं थे, उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं डिटेल में। लेकिन सऊद शकील तो स्क्वाड का पार्ट भी थे हमारे लिमिटेड ओवर्स में। अब आपने सलमान अली आगा को उनकी जगह पर मतलब ऐड किया है टेस्ट मैच की बेसिकली परफॉर्मेंस के बाद या अपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ सऊद शकील के पॉइंट से। और शान मसूद की अगर बात करें मेरी नज़र में, तो वो बंदा 57 की एवरेज है उसकी लिस्ट एक क्रिकेट में। मतलब दुनिया के टॉप 5 मतलब जो भी प्लेयर्स आए हैं जिनकी इतनी एवरेज रही है, उनमें वो टॉप 5 में आता है एवर। अब्दुल्ला शफीक का सिर्फ 4 लिस्ट ए के मैचेस हैं, 19 की एवरेज है। तो मैं समझ रहा था कि अब्दुल्ला शफीक की जगह शान मसूद को स्क्वाड में होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? यार मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। इख्तिलाफ मेरा आपसे इस पॉइंट पे होगा कि इस बात पे तो मैं आपके साथ हूँ कि शान मसूद को यहाँ पे होना चाहिए। इवन सऊद शकील को भी चले कुछ समय के एक्सटेंड हम ला सकते हैं, लेकिन जो इख्तिलाफ मैं आपसे ये करूंगा कि अब्दुल्ला शफीक को नहीं निकालना चाहिए था। देखें, मैं भी उसी पॉइंट पे बात करूंगा कि जिस तरह अभी हमारी सीरीज हुई है, अभी हमारी सीरीज होने वाली है नीदरलैंड के साथ। नीदरलैंड की टीम अभी उस तरह की स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि एशिया कप भी आ रहा है। मतलब नीदरलैंड की सीरीज खत्म होगी तो एशिया कप स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट इस पे ये होता है कि मैं जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिस तरह के रिजवान है, शाहीन है, इमाम है, इवन इन सबको मैं रेस्ट देता, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बंदे की जगह ले आता सऊद शकील या शान मसूद को। मतलब अब्दुल्ला शफीक के साथ और शान मसूद के साथ मैं फेस करवाता अपने जो आइडियल सिनेरियो के हिसाब से। यार देखो, मेरा तो इस पे काफ़ी इख्तलाफ है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि जो मोहम्मद वसीम की हुई थी, उसमें भी काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि भाई आपने नए प्लेयर्स को चांस क्यों नहीं दिया। ठीक है, उस पे उनका जवाब ये था कि भाई हमारी पूरी टीम ही नहीं है। आपके बाबर आजम ने, जो सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम के अंदर, उसने सिर्फ 89 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हुए हैं। आपके फ़खर जमान ने आई थिंक 59 शायद मैचेस खेले हुए हैं। इमाम ने भी ज़्यादा नहीं खेले हुए। तो शादाब आपका मतलब शायद 3rd या 4th मोस्ट बनता है एक्सपीरियंस। तो इस टीम में तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, सारे यंग प्लेयर हैं। तो आप किस तरीके से इन लोगों को बिठा के रेस्ट दे के नए और प्लेयर्स ऐड कर दोगे? सही है, वो T20 में अगर आपकी कोई फ्यूचर में सीरीज आती है नेदरलैंड्स के साथ या आयरलैंड के साथ, तो उसमें चलो आप वो एक्सपेरिमेंट कर लो। अभी
फ़खर हो गया या इमाम हो गया, ये तो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में है। इमाम ज़्यादातर वनडे ही खेलता है। अगर आप उसको वनडे में भी रेस्ट दे दोगे, तो फिर क्या हाँ बनेगा? मतलब अभी टेस्ट में तो वो नया-नया ही आया है। यार, तुम मैं आपसे वो इस बात पे फिर काउंटर पे काउंटर करूंगा इसी बात पे कि देखें वो बात ये है कि देखें अभी हमने देखा कि शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गए, ठीक है। अब कौन इस चीज की गारंटी दे सकता है कि भाई शाहीन अफरीदी खेले, ठीक है, मोहम्मद रिजवान कीपरिंग करे और वो इंजर्ड ना हो, और इंजरी भी उसकी सवियर ना, अगर लेट सपोज जिस तरह आपको याद हो एक दफा हसन अली भी इसी तरह वो टीम बी के साथ जो मतलब लो टीम्स होती हैं उनके साथ खेल रहे थे, मतलब आई थिंक 2019 20 की बात, 18 की बात है, 19 की बात है, तो वो इंजर्ड हो गए थे बीच में। हुँ। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एशिया कप ना होता ना जलाल, तो फिर तो मैं जिगर तेरे साथ था, मतलब हुँ। फिर तो मैं कहता यार नहीं सही है आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले को खिलाओ। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे हमारा एशिया कप बिल्कुल साथ खड़ा है और पहला मैच भी हमारा हमारे नेबर्स के साथ है, तो इस वजह से ये वजह है मेरी मेजर के, जिस वजह से मैं चाहता कि यार यंगस्टर्स हमारे आज यंगस्टर्स, वो आपकी बात ठीक है कि भाई एज एन हम एक्सपीरियंस देखें कि अंडर 100 है सब प्लेयर्स, लेकिन एज ए अंडर अगर अगर ये अंडर 100 भी है लेकिन फिर भी ये फॉर श्योर है ना एशिया कप खेलेंगे। तो मेरा पॉइंट इस पे ये है कि जो भी एशिया कप वाले फाइनलाइज जो कि हमारे स्टार प्लेयर्स है, आपको पता है मोहम्मद रिजवान शाहीन, हाँ इन दोनों जो मेन है, बाबर तो चले लेकिन कैप्टन है, और मतलब इस तरह के जो मेजर प्लेयर है ना इनको मैं रेस्ट देता, और जो भी यंग है जिनको चांस नहीं मिल रहा वो आ जाते हैं हमारे वो इस स्क्वाड में। तो ये मेरा पॉइंट है। यार अच्छा, बाकी अब इस पे एक और चीज मैं, हाँ, मेरा इस पे इस काउंटर मेरा भी सुन दो। काउंटर पे काउंटर ये है, अच्छा अब मुझे बताओ, वर्ल्ड कप T20 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एशिया कप? यार देखा जाए तो वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है, लेकिन एशिया कप को भी अ, आप आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल एशिया नहीं कप कर को। सकते, लेकिन ब- इंपॉर्टेंट तो हाँ वर्ल्ड T20 है ना। अब अगर एशिया कप में आपके आर्गुमेंट पे चलें कि नेदरलैंड में इनमें से कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर एशिया कप में इंजर्ड हो गया, इंजरी तो कहीं पे भी हो सकती है, सही है। अब आप इंजरी के चक्कर में जो जिन प्लेयर्स का काम ही क्रिकेट खेलना है, अगर आप उनको बोलोगे है ना ये इंजर्ड ना हो जाए, इसको नहीं खिलाना, ठीक है, तो फिर तो वो एशिया कप के मैच में भी इंजर्ड हो सकता है, बल्कि वो किसी प्रैक्टिस में भी इंजर्ड हो सकता है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से भी पहले हो सकता है। जहां पे रेस्ट की बात है, ये पाकिस्तान लास्ट वनडे कब खेला है, ठीक है, बड़ा गैप है भाई। पाकिस्तान ने अभी श्रीलंका के साथ सीरीज के बाद भी काफी दिनों का गैप आ गया है। इंडिया देखो, इंग्लैंड देखो, वो लगातार खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, ठीक है, वो उसी में स्वैपिंग कर रहे हैं। ये टीम अभी सीरियसली अगर आप कंसिडर करो, और मुझे नहीं समझ आ रही है वनडे को किस तरह एशिया कप से कर रहे हो जो कि T20 फॉर्मेट के साथ है। आपने अपने 2023 जो कि अगला साल है उसके वर्ल्ड कप वनडे 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, और आपके पास बड़े कम वनडेज हैं। आप उसमें इस तरह रेस्ट करके अपनी टीम को, नए प्लेयरों को चांस देके क्या मिल जाएगा नए प्लेयरों को? ये सारे ही तो नए प्लेयर हैं। सलमान अली आगा का यार डेब्यू नहीं हुआ हुआ, हारिस नया प्लेयर है, आपका शाहनवाज दहानी नया प्लेयर है, जाहिद नया प्लेयर है, अब्दुल्ला शफीक नया प्लेयर है, और कितने आप नए चाहते हो? नहीं देखिए मैं आपसे फिर देखिए वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करूंगा ना वो मैं यही करूंगा। अब पहली बात तो ये कि हम नीदरलैंड को जो टूर है उसको हम एशिया कप से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर प्लेयर, जाहिर सी बात है ये आपको भी पता है कि अगर लेट सपोज नीदरलैंड में ये इंजर्ड हो जाता है शाहीन अफरीदी, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एशिया कप पे, उधर ही मॉरल डाउन हो जाएगा। मेरा पॉइंट खाली अभी भी मैं उसी पॉइंट पे स्टिक हूँ कि यार आपका जो मेन की प्लेयर्स है, सही है, जिनसे हमें कुछ उम्मीदें हैं कि यार वो एशिया कप में जाके परफॉर्म करेंगे, अगर उस वो थोड़ा सा रेस्ट उनको मिल जाता तो मेरे ख्याल में बेहतर होता। अच्छा, बाकी मुझे हर किसी की मुझे अपनी मेरा ओपिनियन होती है। आर्गुमेंट अब सुन लो ना। आगे चलते हैं हम। नहीं 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 नहीं, अब देखो, शाहीन को रेस्ट से आपका क्या मुराद है? कितना रेस्ट चाहिए एक रेस्ट प्लेयर को? रेस्ट रेस्ट का मेरा मतलब यही है कि नीदरलैंड में इसको रेस्ट है अभी इस वाले टूर के लिए, और आगे एशिया कप में लेके जाए नहीं वहां तो पे आपका खेले। क्या ख्याल है, जब बाकी एक प्लेयर रेस्ट कर रहा होता है तो वो बिस्तर पे लेटा होता है या वो मैच खेल रहा होता है? प्रैक्टिस तो वो कर ही रहा होता है ना। नहीं, अब वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस में भी करे इंजर्ड हो ना सकता है। प्रैक्टिस। नहीं तो यार आप ये ऐसे तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिस को आप रियल मैच से कंपेयर करें, ये तो यार दो डिफरेंट चीजें हैं। अब देखो, मेरे ख्याल में आप जॉब काफी चीजों करते में हो, फर्क आता आप है। जॉब अच्छा करते हो। अब आप मेरी बात सुनो, देखो आजकल हमारे देखिए कुछ भी हो सकता है, कोविड शोविड भी आजकल काफी है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू टू, अगर मैं इस बात को मतलब अगर हम इसको समराइज करें, मैं
अभी भी उसी पॉइंट पे हूँ, सही है कि आपका जो की प्लेयर्स है ना उनको आप रेस्ट दो यार। इवन कामरान अकमल भी यही कह रहा है, मैंने कामरान अकमल का सुना है, और भी काफी यार किसी रियलिस्ट है किसी जो काम के प्लेयर की ना एग्जांपल देनी थी जिसकी बातों की कोई सेंस यार होती है, ठीक है। यार नहीं नहीं कामरान अकमल नहीं क्या मतलब कहते हैं, कि क्या, कामरान अकमल कहते हैं कि जी आप मोहम्मद यूसुफ को भी ले जाते, आप इंजमाम को भी ले जाते, नहीं आप फलाने को भी ले वो तो जाते। उसने तंजिया बोला है ना, वो तो वैसे तो नहीं, इंजमाम को कैसे लेके आओगे यार फिर, आप ये वो तो एक देखो कि तंजिया बात हुई है इस ना। टीम में गलती क्या है, इस टीम में कौन सा प्लेयर है जो जिसकी सिलेक्शन नहीं बनती थी, उस पे बात करो ना। आप ये बात करो कि कौन सा प्लेयर था जिसकी सिलेक्शन देखिए बनती थी, ठीक है। अब शाहीन देखिए आफरीदी अच्छा, इनकी सिलेक्शन पे तो कोई वो नहीं है ना कि इनकी सिलेक्शन नहीं बनती थी। अब वो आपका ओपिनियन है, रेस्ट देना चाहिए था, मेरा ओपिनियन है नहीं देना चाहिए था, ठीक है। अब ये बात करो कि कौन सा प्लेयर डिजर्विंग है, कौन सा नहीं है इसमें। अच्छा इसमें अगर हम देखें ना स्क्वाड में जिला साहब, तो अच्छा जाहिद महमूद एक जो प्लेयर है, कि इसकी जगह अगर मैं होता तो उस्मान कादिर को ले आता, क्योंकि जिस तरह हमने देखा उस्मान कादिर के ये लोग एशिया कप के लिए लेके जा रहे हैं और नीदरलैंड में इन्होंने नहीं रखा, तो अगर एशिया कप से पहले अगर उसको थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस हो जाता तो वो बेहतर था। और उसके अलावा अगर हम देखें स्क्वाड में तो आई थिंक बाकी ठीक है, बाकी हमारी प्लेइंग 11 में बात बनेंगे। आप बताएं कि आप क्या कहते हैं, स्क्वाड में एक यार आपने बात मेरी करी नज़र में तो शान क्लियरली सऊद शकील ड्रॉप होना बनता ही नहीं था। बगैर खिलाए आप किसी को कैसे ड्रॉप कर सकते हो जब आप स्क्वाड में रखो, ठीक है। मोहम्मद हारिस को आपने प्लेइंग 11 में लास्ट सीरीज़ में चांस दिया था और उसके नंबर की भी किसी को कोई समझ नहीं आई कि आप चौथे पाँचवें नंबर पे एक टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने वाले बैट्समैन को आप खिला रहे हो, तो आप उसको ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो जब रिजवान आपके पास टीम में मौजूद है। तो हारिस का रोल की हमें समझ नहीं आई थी और हमने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है। मुझे हारिस की इंक्लूजन से मसला नहीं है, हारिस की प्लेइंग 11 में होने से मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ पे उसको फिट करोगे, ठीक है। तो इस वजह से मुझे उस पर थोड़ा सा है। सलमान अली आगा की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वही वाली बात है, सऊद शकील की जगह एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस बनती थी। और अब्दुल्ला शफीक के सिर्फ 4 लिस्ट ए मैचेस हैं, आई रिपीट 4, और उसमें 19 की एवरेज है। और शान मसूद की 57 की एवरेज है, 90 से ज़्यादा लिस्ट ए की मैचेस हैं। तो उन्होंने कहा मोहम्मद वसीम ने कि ज्यादती हो जानी थी अगर शान मसूद को हम सेलेक्ट कर लेते, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक का पहला हक बनता था, ठीक है, या फ़खर और इमाम का। तो मुझे नहीं समझ आती कि कैसे ज्यादती अब्दुल्ला शफीक के साथ होनी थी। वो तो अभी यंग प्लेयर है, उसको तो अभी बहुत कुछ साबित करना है। तो ये तो बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे। ओवरऑल अगर क्विकली जो लोग स्पॉटिफाई वगैरह पे सुन रहे हो तो उनके लिए स्क्वाड में अगर बता दूं, बाबर आजम कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक है हमारे टीम में, फ़खर जमान है, जाहिद महमूद हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद हारिस हैं जो कि बैकअप विकेट कीपर हैं, इमाम है, नवाज ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म। इमाद को नहीं सेलेक्ट किया, उस पर भी काफ़ी बहस हुई कि इमाद को वनडे में क्यों नहीं डाला, हालांकि बड़ा उसका एक रोल रहा है पाकिस्तान की विक्ट्रीज़ में। तो कहीं ना कहीं इमाद वसीम की जगह भी बनती थी वनडे में मेरी नज़र में। आप जाहिद महमूद को बिठा के इमाद को डाल सकते थे, ठीक है। आपने जैसा उस्मान कादिर की बात की, लेकिन मुझे लगता है स्कीम ऑफ थिंग्स में ये अगले वर्ल्ड कप में मोहम्मद वसीम जाहिद को देख रहे हैं शायद, क्योंकि इंडिया में शायद वर्ल्ड कप होना है। तो वो शायद समझ रहे हैं कि जाहिद महमूद काम आएगा वहाँ पर पिचेस पे। दहानी है भाई, जाहिद, खुशदिल आप शाह, स्क्वाड पूरा कर देना। खुशदिल शाह है, मोहम्मद रिजवान है, वसीम जूनियर है, शाहीन शाह है, सलमान अली आगा और नसीम शाह। नसीम शाह नई इंक्लूजन है, उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? यार नसीम शाह के बारे में देखिए, अभी जिस तरह हम बॉलर्स में देखें तो पाकिस्तान का ऐसे कोई थर्ड बॉलर नहीं मिल रहा पाकिस्तान को हसन अली के बाद। जैसे हसन अली पे हम लोगों ने पहले भी एपिसोड्स पे काफ़ी दफ़ा बात की है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर लैक करे। तो एज अ थर्ड बॉलर देखा जाए, अगर उसकी श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मेरे ख्याल में गुड टू गो है नसीम शाह। लेकिन वही बात है कि मतलब फिलहाल की अगर हम देखें पोजीशन पाकिस्तान के बॉलर्स की, तो उस हिसाब से नसीम शाह इज गुड टू गो। मतलब मैं ठीक हूँ उसमें। नसीम शाह इज गुड टू गो, और हम आप क्या बात कहते हैं? काफ़ी कर चुके हैं कि हसन अली की जो एक्सक्लूजन है अब वो होनी ही थी, क्योंकि उनकी इतनी मतलब उनको लंबा रन भी दे दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि हसन अली को चांस नहीं दिया, हसन अली को पूरा चांस दिया, बल्कि शायद चांस से भी ज़्यादा चांस दे दिया। लिमिटेड ओवर्स में तो सारे कह रहे थे कि उनकी जगह नहीं बनती, और अच्छा लगा कि नसीम को इंक्लूड किया है। अब ये देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट नसीम को प्रेफर करती है या दहानी को प्रेफर करती है, क्योंकि दोनों यंगस्टर ही हैं और दोनों जो हैं नए आए हैं टीम में। तो ये अब एक देखने वाली बात है। दूसरा जो इस पे अगर क्विकली एक चीज़ और आपसे पूछी जाए कि हैदर अली को हमने सेलेक्ट किया है, वो आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या आप हैदर अली को वनडे स्क्वाड में डाल सकते थे कि नहीं डाल सकते थे?
यंगस्टर है यार हैदर अली नो डाउट यंगस्टर है, लेकिन अगर उसकी हम नीश देखें तो वो तो एज अ मतलब स्ट्राइकर है। तो जिस तरह अगर हम लोग जो अभी लैग कर रहे हैं, हमारा जो ओडीआई लैग कर रहा है मेन, वो है मिडिल ऑर्डर पे। तो मिडिल ऑर्डर है उस पर अगर हम 50 ओवर्स की गेम देखें तो हैदर अली इज नॉट अ गुड ऑप्शन मेरे ख्याल में। इससे बेहतर है मेरे ख्याल में सऊद शकील की, जिस तरह आपने बात की, बेहतरीन ऑप्शन है, आप उसको ले आओ। और हाँ, मेरा ये कि हैदर अली की फॉर द टाइम बीइंग ओडीआई में उस तरह जगह नहीं बनती। क्या ख्याल है, आप क्या कहते यार। मेरा तो ख्याल है हैदर अली को होना चाहिए, क्योंकि आपकी ओडीआई क्रिकेट तेज़ हो रही है। अब कहाँ उसको एडजस्ट करते हैं, इस पे अभी लंबी डिबेट होगी, क्योंकि हम अगले स्क्वाड पर जब आएंगे, अभी आपने मिडिल ऑर्डर की बात कर दी है हैदर अली के बारे में, तो अगले मिडिल ऑर्डर में जब हैदर अली आ रहा है हैं? उसको मुझे कैसे पता है आप जस्टिफाई बोलेंगे। करेंगे उसको कैसे नहीं जस्टिफाई नहीं, करेंगे वो ओ वो यही है ना, वो है T20 का, यार टी अब ये है ओडीआई आम, का। अब ये हैदर अली को दोनों में आपने फर्क है। T20 का टैग लगाया ना। हैदर अली का डोमेस्टिक, अगर आप वनडे का नहीं, आप लिस्ट हैदर अली देखें। जी जी, बोले। लिस्ट ए का रिकॉर्ड कंटिन्यू करें देखें, बड़ा सर, कंटिन्यू ज़बरदस्त है। करें। हाँ हाँ। 4 डे का रिकॉर्ड भी बड़ा जी ज़बरदस्त है। बल्कि राशिद लतीफ़ तो इस ओपिनियन के हैं कि हैदर अली को टेस्ट मैचेस में भी डालना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली एक अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, और तेज़ खेलने वाला बैट्समैन है। ख़ास तौर पे कंसिडर करें अजहर अली जा रहे हैं टेस्ट मैचेस में, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में शान मसूद वगैरह सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। आप हैदर अली को ग्रूम कर सकते थे, जो आपने इतने पिछले महीने ज़ाया किए हैं, आप हैदर अली को भी ग्रूम कर सकते थे। खैर, इस पर डिस्कस करते हैं। ओवरऑल यार। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें 80% आई एम गुड विद दिस स्क्वाड, 20% मुझे सीरियस इख्तलाफात हैं। वही जो हमने बात कर दी। अगर आप उमैर साहब इसकी प्लेइंग 11 बनाते तो क्या बनाते? प्लेइंग 11 नीदरलैंड की कह रहे हैं आप, जो नीदरलैंड हमारी के खिलाफ। ओडीआई की बात करें? हाँ, नीदरलैंड के नीदरलैंड के खिलाफ। खिलाफ यार, इसमें मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू होगा बाय कंसीडरिंग राइट नाउ कि जो हमारा एशिया कप आगे आने वाला है, सही है, मैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपना आपको बताता हूँ प्लेइंग 11 कि मैं फेस कराऊंगा अब्दुल्ला शफीक से। पहले नंबर पे अब्दुल्ला शफीक आ जाएगा हमारे, सही है। उसके साथ ज्वाइन करेगा उसको फ़खर जमान, सही है, क्योंकि फ़खर जमान की फॉर्म उस तरह अभी नहीं है, उसको एक चांस मिल जाएगा, ठीक है। ठीक थर्ड है, नंबर एक पे मिनट, आपका मैं आ इधर ना जाएगा हमारे। व्यूअर्स के लिए मैं इधर आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, ताकि जो हाँ है हाँ बिल्कुल, ये साथ बड़ा अच्छा साथ हम काम टीम कर रहे हैं बनाए, आप, एक बिल्कुल इंटरेक्टिव सी चीज़ बन जाए। आपने बोला है कि बिल्कुल। इमाम। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे अब्दुल्ला बोला है। ठीक है, अब्दुल्ला हो गया। अब्दुल्ला ट्राई हो जाएगा, सही है। उसके साथ मैं यहाँ पे बोलता हूँ फ़खर ज़मान, क्योंकि वो आजकल उस तरह फॉर्म में नहीं है, ठीक है। फ़खर। थर्ड डाउन पे मैं लेके आऊँगा कैप्टन साहब हमारे जो हैं, बाबर आज़म, ठीक है। सही है। फोर्थ पे यहाँ पे व्हाइल कंसीडरिंग आगे एशिया कप आने वाला है, ठीक है, मैं यहाँ पे मोहम्मद हारिस को लेके आऊँगा। अब यहाँ ओके। पे देखिए, ठीक है, मोहम्मद हारिस को लेके इसलिए जैसा वो आपने बात की, ये टॉप ऑर्डर है, लेकिन मैं हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इसको इन लोगों ने मिडिल ऑर्डर पे ट्राई करें। हो सकता है कि शायद, हम तो नहीं बैठे प्रैक्टिस नेट पे क्या सिचुएशन है, लेकिन हो सकता है शायद वहां पे बैक ऑफ द माइंड उनकी स्टोरी ये हो कि यार इसको हम लोग मिडिल ऑर्डर पे सेट करना चाह रहे हैं। हाँ, तो जिसको फिट अगर ये करना होता है थोड़ा उसको कहीं भी स्टेबल फिट कर देते हैं, जिसको अनफिट करना हो उसको कहीं भी अनफिट कर देते हैं। ये ठीक जा रहे हैं, ठीक आई जा रही है, लाइक टीम इट, मैनेजमेंट सही। सही जा रही है। अच्छा ठीक है, तो हमारे अभी कितने हो गए, 4 बंदे हो 4 गए। हो गए। तो अच्छा, इसके बाद हमारे आ जाएँगे, क्या कहते हैं, शादाब। ठीक है। शादाब आ गए। और शादाब के बाद एक मिनट स्क्वाड ज़रा खोल भी लेता हूँ अपने पास। नवाज़ अच्छा, है, शादाब खुशदिल आ है। गए। हाँ, हाँ। शादाब आ गए, 5 बंदे हुए। शादाब के बाद हम ले आते हैं उसको, हैदर अली को। हैदर अली वनडे में नहीं है। अच्छा सही, हाँ, फिर यहाँ पे खुशदिल आएगा ना, सही है। उसको हम उधर हमारी डिबेट हो रही थी, सही है। ठीक है। खुशदिल आ गए, 6 बंदे हो गए। इस पे हमारा नवाज़ आ जाएगा 7th पे। सही हो गया। ठीक है। और अभी तक हम देखें कि 7 बंदे हो गए। पीछे हमारे पास 1 स्पिनर की 2 स्पिनर हो गए, 4 बंदे पीछे रह गए ना। हाँ, आपके यार बॉलर्स रह गए, फास्ट एक बॉलर्स। एक तो आप फास्ट बॉलर, एक तो आप उसको डालें ना जो नए, एक तो नसीम शाह आ जाएगा हमारा। फिर हम इसकी वो अलाइनमेंट कर लेते हैं। नसीम शाह, ठीक है। शाहनवाज दहानी ठीक है। और हारिस राऊ। और एक रहता है अब आपका। एक रहता है, एक हमारे हारिस राउफ हो गए, एक हमारे खुश, यार एक हमने न जब बोला आपके कि पास है है मोहम्मद वसीम, और आपके पास है शाहीन शाह। यार मोहम्मद वसीम।
ठीक है, इसको मैं नवाज के नीचे चलो लेके अब आप इस तरह कर लेते हो ना कि यहाँ पे आप डाल दो वसीम को क्योंकि बैटिंग करते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। आप एंड में डाल दो एंड नसीम को डाल दो। चलो वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, इनमें से किस बॉलर के ऊपर भेजना है, ठीक है। जी। अच्छा अब जिस तरह आप आप ये देखें यहाँ पे चार चार बॉलर्स आ रहे हैं हमारे पास, और दो स्पिनर्स आ रहे हैं, है ना? प्रॉपर। 4 फास्ट बॉलर्स हो हाँ, गए हैं, 2 स्पिनर हो गए हैं और खुशदिल पार्ट टाइम स्पिनर हो गए, बिल्कुल। ठीक है। अब आप बताएं अपना प्लेइंग 11। अच्छा अब इसमें अगर मैं आपकी डिस्कस करूं तो टोटल जो आपने बैट्समैन सही वाले खिलाए हैं, ठीक है, टीम सही है। मेरी टीम में तो एज़ यूजुअल इमाम भाई, आप फखर पे जाएंगे, आप भी फखर पे इमाम जाएंगे। भाई वर्ल्ड नंबर 2, ठीक है। आप वर्ल्ड नंबर 2 को कैसे बाहर कर सकते हैं, कैसे रेस्ट करा सकते हैं? उनसे आपने रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनवाने हैं। मैं फ़खर आपका आएगा साथ ओपनिंग पे, बाबर आएगा, इस पे रिजवान भाई आएंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ रिजवान भाई जितनी प्रैक्टिस कर सकें एशिया कप से पहले उतनी वो प्रैक्टिस में रहें क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म का मसला चल रहा था। ठीक है, और मतलब मैं इनको रेस्ट देना चाह रहा हूँ, आप मेरे बिल्कुल 180 डिग्री पे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं इनको खिलाएं, मैं कह रहा हूँ कि इनको रेस्ट दें। चले यार आप बताएं कि बैट्समैन को रेस्ट देने की फिफ्थ क्या नंबर तुक पे। बनती है, या विकेट कीपर को रेस्ट देने की नहीं, क्या तुक रिजवान बनती तो है? विकेट कीपर की तो बड़ी सेंस बनती है यार, इसका तो बड़ा रोल होता है 50 ओवर्स की गेम में। मेरा ख्याल और ये है अगर कि आप ना रिमोट वर्क कर करके ना आपको आदत पड़ गई है कि भाई नहीं मैं नहीं अब जो है ना बस रेस्ट ही करूं। क्रिकेटर नहीं जिनका काम नहीं खेलना नहीं है उनको आप यार, रेस्ट करवाओ। देखें देखें आप, वही बात है, हर किसी का अपना ओपिनियन है। अब आप रिमोट वर्क को बीच में ले आए या किसी चीज को भी ले आए, उससे ओपिनियन में फर्क तो नहीं पड़ेगा। आप आगे टीम बताएं अपनी। अच्छा, आपने फिफ्थ नंबर पे शादाब को खिलाया है, मैंने तो व्यूअर्स शादाब भी को देख रहे हैं खिलाया आपके है, बारे और मैं जो हूँ ना आपका टीम जो बना रहा हूँ उसमें दहानी नहीं है, ठीक में। है। ये मेरी टीम है। ठीक है, मतलब आप एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हो टीम में, और यार वेल देखो कंसीडरिंग नीदरलैंड। मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ और जा रहा हूँ। जो आपकी प्लेइंग 11 बनती है ये टॉप 4 आपके स्ट्रॉन्ग टॉप 4 हैं, ठीक है। मैं शादाब को खुशदिल से ऊपर रखने की रीज़न है वो मैं आपको अगले जब हम एशिया कप का स्क्वाड देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने 5 पे शादाब को, और आपने भी 5 पे शायद इसी वजह से रखा है क्योंकि पीएसएल में वो ऊपर बैटिंग करता है, और अब इट्स हाई टाइम कि अब शादाब एज अ बैट्समैन को हम ग्रूम करें, ठीक है। खुशदिल वी नो कि वो बहुत अच्छा फिनिशर है, इवन नवाज के साथ ज्यादती है कि वो इतना लो खेल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अब ऊपर उसकी जगह नहीं बनती कि हमारा टॉप 4 बहुत स्ट्रांग है, तो नवाज के लिए यही जगह बनती है। वसीम भी गुड है, बैटिंग में हिटिंग कर लेता है। तो ओवरऑल उसी तरह मेरे पास भी 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, 2 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, और खुशदिल एज अ पार्ट टाइमर है। तो यार ये जी ये हमारी बिल्कुल टीम है। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट, बिल्कुल आपकी टीम ऑलमोस्ट हमारी एक जैसी है, बस एक पॉइंट पे हम लोग काउंटर कर रहे हैं। तो वो चले, हम लोग ऐसे करते हैं, व्यूअर्स पे छोड़ते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। और दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया यहाँ पे कि नवाज को हम लोग नीचे खिला रहे हैं। अब देखें, आपको याद होगा नवाज एक प्रॉपर बैट्समैन था पाकिस्तान, सही है। एक मतलब आपका पीएसएल लेवल पे जब डोमेस्टिक खेलता रहा है, वो लेवल का बैट्समैन था। इवन कोयटा ग्लैडिएटर से जब खेलता रहा तो मतलब बड़ी अच्छी परफॉर्म करता हाँ रहा। अब पीसीबी उसको एज अ बॉलर खिला रहा है, ठीक है, प्योर बॉलर। और हालांकि वो हमें एक अच्छा बैट्समैन भी इसका था पार्ट। क्या ख्याल है? यार बिल्कुल सही कहा है, और ये गलती शायद हमने इमाद के साथ भी की है। इमाद की भी जो बैटिंग एवरेज है लिस्ट ए में वो 40 से ऊपर है, ठीक है। तो वो कोई 40 से ऊपर वाली एवरेज वाला बंदा कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ बॉलर है। और इमाद ने बैटिंग से भी मैचेस जिताए हैं, T20 में भी जिताए हैं, वनडे से भी जिताए हैं। और कहीं ना कहीं हमने लास्ट 2 ईयर्स में स्पेशली हमने शादाब के साथ भी उसको बैटिंग में चांसेस नहीं दिए ऊपर। इंटरनेशनल लेवल पर हमने नवाज को भी नहीं दिए, हमने इमाद को भी नहीं दिए, हमने इवन फ़हीम अशरफ को ऊपर चांसेस नहीं दिए, ठीक है। वो बिल्कुल नीचे आते रहे और एंड पे मतलब उनसे स्कोर नहीं होता था। तो अब देखना पड़ेगा यार। एनीवेज काफ़ी डिस्कशन हो गई, हीटेड डिस्कशन भी हो गई। अब इसमें देखते हैं कि जो स्क्वाड की हम बात कर रहे थे, जो मेन स्क्वाड है एशिया कप का, वो क्या है। ये आ गया भाई स्क्रीन के ये आ ऊपर। गया ना जी, एशिया कप का स्क्वाड आ गया है। इसमें जरा आप स्पॉटिफाई वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक दफा गो थ्रू कर दें आज स्क्वाड जो को, ऑडियो फिर हम पॉडकास्ट इस सुन पे रहे डिस्कस हैं, करते हैं। बाबर आजम कैप्टन, शादाब वाइस कैप्टन, आसिफ अली आए हैं इस स्क्वाड के अंदर, फखर जमान हैं, उस्मान कादिर आए हैं, हारिस रऊफ हैं, हैदर अली की वापसी हुई है,
जो कि बड़ा अभी हम इस पर डिबेट करते हैं। नसीम शाह भी ऐड हुए हैं हसन अली की जगह पर, मोहम्मद नवाज़ आए हैं, इमाद वसीम नहीं है, शाहनवाज दहानी, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, अकेले विकेट कीपर हैं भाई ये स्क्वाड में, और कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं है, उस पर भी बात करते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर ऑलराउंड बॉलर हमारे, और शाहीन शाह अफरीदी, और हमारे अंकल इफ्तिखार अहमद। अरे ये आपने बड़ा अच्छा तारुफ कराया इनका, मुझे एकदम हंसी आ गई। नहीं अच्छा, अब ये स्क्वाड देखा जाए ना, अच्छा पहले तो आप मुझे बताया ना कि आप स्क्वाड को देख के आपको मतलब कितने आप इसके साथ मैप कर रहे हैं आपकी अलाइनमेंट इसके साथ? यार वही 80-20 है। हैदर अली की जब हम प्लेइंग 11 बनाएंगे तो मुझे प्लेइंग 11 में हैदर अली की पोजीशन की समझ नहीं आ रही। आप डोमेस्टिक में ये जब अंडर 19 का मुझे वर्ल्ड कप याद है, हैदर अली ओपनिंग करते, उस वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते रहे। फिर आपने हैदर अली को पाकिस्तान टीम में जब डाला तो वो वन डाउन, और डोमेस्टिक में भी वन डाउन बैटिंग करते रहे। पीएसएल में हमने देखा कि शुरू वाले पीएसएल में इनको टॉप ऑर्डर पे इस्लामाबाद ने खिलाया, सही नहीं खेल सके, फिर ये लोअर डाउन दी ऑर्डर चले गए पेशावर जल्मी की टीम से, ये मेरा ख्याल है लास्ट में ये 5-6 नंबर पे खेलें। तो अब मुझे हैदर अली एज अ बैट्समैन की समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, किधर खिलाएंगे, क्या रोल होगा इनका। और शोएब मलिक ऑन दी अदर हैंड 140 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है, एवरेज बड़ी ज़बरदस्त है, यूई में उनकी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब लास्ट 11 इनिंग्स में शायद 220 से ऊपर उनके स्कोर है, ठीक है, विद 140 अबव स्ट्राइक रेट। समझ नहीं आई कि शोएब मलिक क्यों बाहर हुए, डिस्पाइट ऑल जो वो अपने सोशल मीडिया पे कैंपेन करते रहे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो है उसकी और इमाद वसीम वो दो हैं मुझे जो इसमें भी मुझे लगता है कि वो दो प्लेयर्स शायद हो सकते थे। आप क्या कहते हैं? यार ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की है, कुछ बातों से मैं आपके साथ हूँ। हैदर अली वाली बात से मैं आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने आखिरी 3 मैचों में परफॉर्म किया है और उन्होंने लोअर मिडिल पे आके परफॉर्म किया है, इस वजह से मैं आपके साथ नहीं हूँ। दूसरे पॉइंट में मैं आपके साथ हूँ कि शोएब मलिक जो हैं वो कि हालांकि नो डाउट उनकी उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी उनका फिटनेस लेवल ओके ठीक है, और मेरे ख्याल में शोएब मलिक की इस टीम में काफ़ी जगह बन सकती थी, सही है। और वो इस तरह से भी बन सकती थी क्योंकि इस टाइम इवन जो हमारे भारतीय जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, बड़ा अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं हमारी वाली कि पाकिस्तान जो है ना 80% रिलाई कर रहा है अपने जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, सही है। बाबर, फ़खर और तीसरा जो है हमारा रिजवान। रिजवान। अब रिजवान जी बिल्कुल। अब जो उन तीनों पे पाकिस्तान का ना समझ लें कि एशिया कप डिपेंड कर रहा है। इन तीनों पे अगर तो इसी वजह से ना पाकिस्तान पे थोड़ा प्रेशर भी होगा पाकिस्तानी बैट्समैन के पास कि वो लोग शुरू में आके स्ट्राइक नहीं ले सकेंगे। वो लोग पहले उनके एट द एंड ऑफ द माइंड ये चीज़ लाज़मी होगी कि यार पहले 10 ओवर हम लोग स्टेबल हो जाएँ, ताकि फिर हम लोग स्ट्राइक लें, ताकि हमारा जो है ना लोअर मिडल इतना स्टेबल नहीं है। तो उस वाले जो फैक्टर को कवर अप करने के लिए ना शोएब मलिक की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको लाज़मी होना चाहिए था यहाँ पे। और ये है। लेकिन और जब तीसरा जो आप आपने कह रहे हो कि शोएब मलिक को लाजमी होना चाहिए था, तो किसकी जगह पर होना चाहिए था? यार शोएब मलिक को यहाँ पे इफ्तिखार अहमद की जगह हो सकते हैं वो। ठीक इफ्तिखार है, अहमद जो है वो ठीक है, उनकी वो रिप्लेसमेंट पे आ सकता है। फिर क्योंकि मैं हैदर अली को खिला रहा हूँ, कहाँ से ये इफ्तिखार अहमद की जगह ठीक ये है, हो लाइक सकती फॉर है। लाइक, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेक सेंस करती है। जी, जी। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अब यहाँ पे एक और भी बात है कि लेकिन उसको हम खिलाएँगे किसी जगह, ये आपसे पूछ लेता हूँ मैं कि अगर हम इमाद वसीम को भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा इमाद वसीम बहुत फिट किस्म का स्टार्टिंग ओवर देता है यूएई की हुँ, पिचेस पे। हुँ, हुँ, मतलब उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अमेजिंग है। सही है, इवन राशिद लतीफ़ भी उसकी बड़ी तारीफ़ करते रहे, उन्होंने अभी काफ़ी बोला इसका। हुँ। तो आप क्या बोलते हैं अगर हम लोग मलिक को भी खिलाते और इमाद को भी खिलाएँ, तो फिर मतलब यहाँ पे स्क्वाड में मतलब पहले तो आप ये बताइए इमाद वसीम की जगह बनती है स्क्वाड में? और अगर बनती है तो किसकी जगह बनती यार बिल्कुल बनती है। मैं इमाद को इफ्तिखार की जगह खिलाता, और मैं शोएब मलिक को हैदर अली की जगह खिलाता इस स्क्वाड में, अगर मेरे ऊपर बात होती। प्लेइंग 11 में बात जो है वो ख़तरनाक है थोड़ी। प्लेइंग 11 में जब आप बात करते हो तो इमाद और शोएब में से शायद एक खेलता दिखाई देता है, ठीक है? दोनों शायद फिट इन नहीं होते, रीज़न बीइंग कि मैं भी ये समझता हूँ कि नवाज़ ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर हैं इमाद से इस टाइम के ऊपर, ठीक है? क्योंकि उनकी फ़ील्डिंग भी है, उनकी बैटिंग भी शायद मुझे बेहतर लगती है, इवन दो इमाद की बैटिंग
अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। इमाद छक्के मारते हैं, लेकिन जो ऑफ लेट नवाज ने जिस टाइमिंग के साथ और छक्के मारे हैं पीएसएल में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैचेस फिनिश किए हैं, तो आप नवाज को थोड़ी सी प्रेफरेंस दोगे। तो लेकिन स्क्वाड में मेरी नज़र में बनते थे, ज़रूर बनते थे। और देखो स्क्वाड ऑटोमेटिकली पक्का हो जाता है। इफ्तिखार की जगह शोएब मलिक आ जाए फॉर एग्जांपल, जो आप कहते हो, या हैदर अली की जगह इमाद वसीम आ जाए, आपका स्क्वाड में एक्सपीरियंस का ब्लेंड भी आ जाता है और यंगस्टर्स का ब्लेंड भी आ जाता है, और एक बड़ा बैलेंस्ड बॉलिंग ऑप्शन भी मिल रही है, बैटिंग ऑप्शन भी मिल रही है, दोनों की इंक्लूजन से। तो ये मेरा मेरा तो पॉइंट अच्छा ऑफ व्यू यहाँ पे नहीं बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है सर, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। बस एक पॉइंट पे वही बात है कि काउंटर तो हमारे नसीब में जब से पहली एपिसोड चल रही है काउंटर पे काउंटर आ रहा है, तो वो तो चलता रहेगा, आगे भी एपिसोड में चलता रहेगा। लेकिन वही बात है कि मैं अगर लाता तो खुश दिल या किसी और की जगह लेके आता। अच्छा यहाँ पे आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी जब स्क्वाड हम लेके आए थे कि पाकिस्तान एक कीपर के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल वसीम भाई हैं उन्होंने बोला कि पाकिस्तान कौन सा दूर है यूएई से, अगर इंजर्ड होगा तो हम बुला लेंगे एक साइड से। तो इस पॉइंट पे आपका क्या ख्याल है, जिस तरह उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई वो बैकअप कीपर नहीं है इस तरह कवर की, आपको टीम में कोई नजर आ रहा है बैकअप उसका? यार टीम में तो बैकअप मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। अब ये है कि बात उनकी एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि आपने सिर्फ 15 बंदों का स्क्वाड देना था। अगर आप इधर किसी कीपर को ऐड ऑन करते और उस कीपर को आपने खिलाना भी नहीं था, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली यही बात थी कि खिलाना नहीं था, अनलेस और अनटिल रिजवान अनफिट हो जाते, तो वो आप एक जगह प्लेयर की जो है वो मार देते। तो मेरा ख्याल है ठीक है, उनकी बात मेक सेंस करती है कि अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे रिजवान इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि बड़ा लॉस होगा, तो फिर आप एक कीपर को इधर से फ्लाई इन कर सकते हो। और वो कीपर कौन होगा फिर वो भी बात सोचने वाली है। क्या आप हारिस को प्रेफरेंस करोगे या आप सरफराज को प्रेफरेंस दोगे, वो भी एक डिस्कशन करने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि यार टीम बॉलिंग एंड से ठीक है, और बैटिंग में यार थोड़ा-सा ना मुझे वही आपने जिस कहा टॉप हैवी पाकिस्तान लग रहा है। खुशदिल, नवाज़, शादाब लोअर ऑर्डर ठीक है हमारा। जो हमारा बंदा है ना 4th पोज़ीशन पर, उसकी मुझे नहीं समझ आ रही। वो हाईली जो है ना क्रूशियल स्लॉट है, स्पिन खेलने वाली स्लॉट है, जहाँ पे आपको स्पिन खेलनी पड़ेगी। तो वहाँ पर शोएब मलिक से अच्छी स्पिन पाकिस्तान में कौन खेलता है यार? तो वो थोड़ा-सा मुझे एक लग रहा है बात। बहुत बेहतरीन पॉइंट उठाया भाई। यूएई की पिचेस में स्पिनर्स, जाहिर सी बात है एक मेजर रोल है स्पिनर्स का, और पाकिस्तान का उस तरह कोई स्टेबल नहीं है जो हमारा मिडिल ऑर्डर पे मतलब उस तरह खेल सके। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार कि जो इन्होंने स्क्वाड बनाया है कि वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर साबित हो, और बिल्कुल, अगर आप बेहतर साबित प्लेइंग हो 11 बताओ तो भाई। उसकी वजह इधर ये हमने तो नेदरलैंड्स की अच्छा बनाई ना, अब इधर से हम हाँ करते बिल्कुल ही हैं कि हम उन प्लेयर्स को मैं निकाल देता हूँ जो आपके बिल्कुल। उसमें नहीं थे, क्या नाम है स्क्वाड में। अब्दुल्ला इमाम तो गए ना आपके, ठीक है। तो अगर मैं लाऊं इसको, बाबर आ गया आपका, ठीक है, ये तो सारे प्लेयर्स हैं ही स्क्वाड में, ठीक है, तो इनको हम एडजस्ट कर लेते हैं। आप बताओ कि आपकी ओपनिंग कौन कर रहा है? यार मेरी उस ओपनिंग तो वही है जो पूरे पाकिस्तान की इस टाइम ओपनिंग होगी, बाबर और मोहम्मद रिजवान। सही है। मतलब ओपनिंग पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है? वो ओपनिंग में क्वेश्चन किया तो फिर भाई मतलब फिर हमारा सर्वाइवल नहीं है। वैसे सर्वाइवल भी नहीं है। मतलब मेक सेंस भी यही करता है कि मतलब आम जनता के साथ चले। और बाबर वैसे भी मेरी भी फेवरेबल यही है कि भाई बाबर और रिजवान, जाहिर सी बात। यार अब आपने तो चांस ही नहीं ना दिया, तो अब पॉइंट ये है कि आप वैसे मैं तो बैक एंड पे हम ऑफलाइन जो डिस्कस कर रहे थे व्यूअर्स के लिए, हम कह रहे थे कि फ़खर ज़मान को ओपनिंग करनी चाहिए, लेकिन अब हम ये रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क नहीं गालियां लेंगे। सुनने का हमें शौक नहीं है। हम्म। तो ये आगे भाई आपके रिजवान और आगे बाबर, और फ़खर भाई आगे आपके थर्ड पे। थर्ड पे बिल्कुल। ये आपने बड़ा अच्छा किया मुझसे पूछा नहीं कि फर्स्ट डाउन कौन है। अच्छा अच्छा, सेकंड डाउन पे मैं हैदर अली को खिलाऊंगा। हैदर आ गया। सही है। अब हमारा सेकंड डाउन ये आ गया, थर्ड डाउन पे शादाब आ गया, ओके, शादाब इधर फोर्थ भी डाउन ऊपर पे है। आसिफ अली आ गया। जी आसिफ जी आसिफ भाई। अली। ठीक है, आसिफ भाई तो मस्त है यार। अच्छा अभी हमारे कितने बंदे हो गए? अच्छा, तो वन अब टू। ये इधर एक मसला हो गया, आपने खुशदिल को नहीं डाला, खुशदिल को नहीं डाला खुशदिल भाई। को तो यार मैं डालना भी नहीं चाहता वैसा, आपको ओए सही होए बात होए, बताऊं। अच्छा तीन अच्छा एक दो तीन चार पाँच ये छह, मैंने नवाज आ गया, नवाज डाल सही है दिया आपकी 7 तरफ पे। से।
हाँ नहीं बेस्ट है। आप लगता है इतनी हमने एपिसोड 7 की, आप शायद समझ गए कि जाहिर है अब कैसे। नवाज, अच्छा दो ही तो नवाज के स्पिनर है, बाद दो तो खेलेंगे ही। अच्छा मैं यहाँ पे 3 स्पिनर्स के साथ जाऊंगा। अच्छा यहाँ पे शाहीन है ना, शाहीन लाएं आप, हारिस राउफ लाएं, सही और है, और नसीम। तीसरा नसीम लेके आए। अच्छा जी चलो जी वही मतलब शाहीन को ले आते हैं इधर, और आप कह रहे हो कि हारिस को ले आते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। हारिस रऊफ है ये। और जी जी ये आपके हो गए नसीम भाई। मैंने नसीम को यस पीछे बॉस। पीछे शायद नसीमा कर दिया बेचारे को। तो अच्छा जिगर इधर अब खैर बना आप कमेंट्स में फिर। उस्मान भाई को ला रहे हैं। अच्छा उस्मान भाई को लाएंगे यार। यार इसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, जिस तरह यूई की पिचेस स्पिनर्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, और हमने पास्ट में भी देखा जो यूई में हुआ पाकिस्तान का मैच, जो मैचेस हुए उसमें पाकिस्तान 3 प्रॉपर स्पिनर्स को खिला रहा था। हम्म। तो मेरे ख्याल में कि उस्मान खैदर ऑल दो एक काफ़ी नई ऑप्शन है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यार ये परफॉर्म कर जाए। नहीं, बड़ी और मैं ज़बरदस्त जो सही ऑप्शन नहीं है। कि इवन दो मेरी टीम में ये नहीं है, लेकिन मैं आपकी इससे इख्तलाफ नहीं करता। मैं मेरी टीम में ना होने की इनकी रीज़न ये नहीं है कि इनको होना नहीं चाहिए। मेरी टीम में ना होने की इनकी रीज़न ये है कि इनको पाकिस्तान ने ग्रूम नहीं किया, चांसेस नहीं दिए इनको। और शायद उसकी रीज़न ये भी थी कि शादाब टीम में थे। अब आप सडनली इतना हाई प्रेशर मैच में डायरेक्टली उस्मान कादिर को डालते हो, ये नहीं डालते। मैं आई हाईली डाउट कि पाकिस्तान ये रिस्क लेगा, क्योंकि ये कभी कभार एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो मैं भी उमैर की तरह रिस्क नहीं लूँगा कि मैं फ़खर को बोलूँ कि ओपनिंग करें, इवन दो मेरी जितनी भी ख्वाहिशात हों। अच्छा अब नहीं यहाँ पर एक ख्वाहिशात ट्विस्ट काबू है, में रखें। यहाँ पर ट्विस्ट है। हाँ शोएब भाई यहाँ पे होते तो तो होना मैं ही चौथे है। पे शोएब को खिलाता, ठीक है। हाँ वो तो जाहिर है, ये उन्हीं की मैं रिप्लेसमेंट पे रखा है मैंने। मैं यहाँ पर खिला रहा हूँ शादाब को, ठीक है। यार ये मैं अच्छा कर रहे हैं। पांचवे पे खिला रहा हूँ खुशदिल को, ठीक है। आई डोंट नो खुशदिल भाई के स्पेलिंग क्या थे, यही थे आई थिंक। आप खुश खुश दिल लिखना चाह रहे हैं। खुश्क दिल नहीं है, खुश दिल है, ठीक है। खुश दिल भाई हो गए। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप आसिफ भाई को ले ही आओ, ठीक है। अब आसिफ अली भाई ओके। एक्स फैक्टर हैं, चल गए तो दिल्ली वरना किल्ली। अब ये बॉलिंग में भी ऑप्शन नहीं देते। आकाश के ऑलराउंडर होते, वैसे ऑफ स्पिन इन्होंने स्टार्ट की भी है। देखते हैं अगर कोई कराते हैं कि नहीं कराते। इधर भाई आपके आते हैं, अब यहाँ पर ट्विस्ट है। हम ला रहे हैं मोहम्मद वसीम भाई को, मोहम्मद वसीम, ठीक है। और ये चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम नहीं है ये वसीम भाई द जूनियर है। अरे और अच्छा ये इधर आपने आप काफी इंटरेस्टिंग बनाई है। शाहीन, ए, हारिस, अच्छा शाहीन को ये रऊफ नसीम आ गया। एंड नसीम। सॉरी। अच्छा आप जा रहे हैं 4 बॉलर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स के साथ, 2 स्पिनर्स के साथ और एक पार्ट टाइम स्पिनर के साथ, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब यहाँ पे आपकी टीम की मुझे ये अच्छा लगा कि आपने शादाब को ऊपर लेके आए, लेकिन इस पे मुझे एक पॉइंट हो रहा है जलाल साहब, वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है इस टाइम, वो वैसे तो इतना स्ट्राइक तो रखता नहीं है, ऐसे ही है। मतलब स्ट्राइक कि रेट नहीं रखता। स्ट्राइक रेट नहीं रखता, मतलब हम्म। 7 तक चला जाएगा, पहले 5-6 ओवर मैक्स 8 हो जाएगी। तो और आपके कहने का मतलब है मैं बाबर और रिजवान। बाबर और रिजवान, जी जी बिल्कुल, हम्म। फखर की बात नहीं कर रहा, वो तो फिर जाहिर है जब वो एक स्टेबल कर लेंगे 5-6 ओवर 7 ओवर ही, फिर उसके बाद फखर आके स्ट्राइक लेंगे। बिल्कुल। तो फखर के साथ शादाब है, शादाब शादाब भी एकदम स्ट्राइक लेंगे, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ यार कि शादाब शायद थोड़ा सा वेट करें बॉल पे। बेहतर हो कोई और स्ट्राइकर जैसा हैदर अली है, या आपका खुशदिल है, या आसिफ अली है, इस तरह के बंदे को ऊपर ले आए, क्योंकि अगर आपका 7-8 ओवर शुरू के स्कोर नहीं बना हुआ, वो आपका थोड़ा बहुत स्कोर बन जाए। क्या कहते हैं मतलब इस बात यार पे? आपका आर्गूमेंट वैलिड है। हैदर मुझे भी बड़ा पसंद है, लेकिन हैदर को जो चांसेस मिले उसने उसको जस्टिफाई नहीं किया। अब आप पीएसएल को देखो तो पीएसएल में शादाब ऊपर बैटिंग करता है, ऐसा नहीं है कि शादाब ऊपर बैटिंग नहीं करता। अब हाई टाइम है, सारी टीम जो है एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। मैं तो इसी वजह से कह रहा था कि नेदरलैंड वाली सीरीज़ में भी शादाब को ऊपर भेज के देखना चाहिए कि भाई ये कैसी बैटिंग करता है। इसमें देखो शादाब टाइम वेस्ट नहीं करेगा, आउट होना हुआ जल्दी हो जाएगा सही है। अदरवाइज जो है वो आपका जो है स्कोर करके आएगा। और अनऑर्थोडॉक्स शॉटे मारता है, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है क्योंकि खुद भी स्पिनर है, ठीक है।
तो मुझे जो है ना स्पिन ऑप्शन के अगेंस्ट शादाब एक बेटर बैट्समैन लगता है। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम किस तरह से जाती है। मैंने ज़रा थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन वाली टीम बनाई है, आपने शायद नहीं वो नहीं, टीम बिल्कुल बनाई ये है। आप थोड़ा क्रिटिकली सोचा है, बिल्कुल। इसमें मैं खाली एक बात पे आपसे इख्तिलाफ तो खैर नहीं बोलेंगे इस चीज़ को, एक मेरा ओपिनियन है, क्योंकि टीम में आपसे एग्री कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शादाब अगर ऊपर आता है सेकंड डाउन पे, और अगर हमारा सेकंड डाउन पे शादाब आउट हो जाता है, तो नीचे हमारा सारा कोलैप्स कर जाएगा यार नॉट बैटिंग ऑर्डर, नेसेसरली, बैटिंग आई पे। थिंक खुशदिल इज़ अ डिसेंट इनफ बैट्समैन। आई डोंट नो कि आपने उसको क्यों नहीं प्रेफर किया। खुशदिल ना सिर्फ हिटिंग कर सकता है, खुशदिल लंबी इनिंग्स भी चला सकता है। अगर आप इसका डोमेस्टिक का लिस्ट ए का रिकॉर्ड भी देखो, और इवन आपके 4 डे का रिकॉर्ड भी, तो ये ठीक ठाक बैट्समैन है, पूरा बैट्समैन है। ये तो हमने उसको रोल दिया हुआ है कि एज अ फिनिशर बैटिंग करे। आसिफ अली ठीक है कि आसिफ अली को इस वजह से आप नीचे डालोगे कि वो मतलब अगर कोलैप्स होता है ना, तो आर मैं पार है आसिफ ना, अली से ऊपर नवाज को भेजूंगा। अगर कोलैप्स होता है तो हाँ बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल मेक सेंस कर। अच्छा, आप आसिफ सही है, ठीक है, मैं और समझ अगर रहा आप हूँ मेरी आपका, टीम सही में है देखो ना, तो बिल्कुल। मेरी टीम में इवन तो उस्मान कादिर भी थोड़े बहुत छक्के मार लेते हैं, लेकिन मेरी टीम में बैटिंग यहाँ तक है, जूनियर तक। ये वसीम जूनियर भी छक्के मारता है, ठीक है, तो हाँ, यहाँ तक यूं तो बैटिंग शाहीन है। भी मारता है छक्के। शाहीन इज यार चल गया तो चल गया ना, मतलब वो उस तरह ने छक्के तो नहीं मारता। वसीम जूनियर ने तो डोमेस्टिक में प्रूव किया हुआ, उसने मैच भी जितवाए में। हम्म, ये खैर है, एक मैच हराया भी हुआ है वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। उसमें जो है आ, काफी मसले हो गए थे। खैर एनीवेज, अच्छा लगा यार। हम्म, आ, नहीं बिल्कुल, और बल्कि हम लोग व्यूअर से भी पूछते हैं, आप भी अपनी T20 टीम नीचे मेंशन करें, और आप बताएं कि आप समझते हैं कि इमाद वसीम को या शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए या नहीं, तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी क्योंकि काफ़ी हमारा हो गया, तकरीबन 40-41 मिनट्स तो हो गए इसी पे हमें डिस्कस करते हुए। अब बात यह है कि आपकी इंडिया के स्क्वाड की भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि भाई कौन टीम में होगा, कौन टीम में नहीं होगा, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो गई है कि हम कह रहे हैं अब शायद ओवर एक्सपेरिमेंटेशन होगी। अब बस कर दो भाई, समझ नहीं आ रही कौन किस नंबर पे खेलेगा, कहाँ होगा, कौन स्पिनर होगा, कौन फास्ट बॉलर होगा। तो अगर नज़र डालें क्विकली, जो हमें लग रहा है कि स्क्वाड में जो फिक्स्ड मेंबर्स जो हमारे बकौल हैं, मे बी वी आर रॉन्ग, व्यूअर्स हमें करेक्ट कर सकते हैं, और शायद स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रोहित शर्मा कैप्टन, सूर्य कुमार यादव ऑब्वियसली, मे बी ही इज़ नाउ द वर्ल्ड नंबर 1 T20I बैट्समैन। शायद अभी बाबर को काट जाएंगे, उस पर भी डिस्कस करते हैं। बड़े लोग बातें कर रहे हैं रैंकिंग कैसे इतनी जल्दी ऊपर नीचे होगी। विराट कोहली, अब देखो कितना मुझे इसको फोकस करना पड़ा है, बट विराट कोहली इज इन द स्क्वाड। हार्दिक पांड्या इज इन द स्क्वाड, मे बी ही वुड बी द वाइस कैप्टन इंस्टेड ऑफ पंत। चाहल एज अ लेग स्पिनर, जडेजा एज एन ऑलराउंडर, भुवी भुवनेश्वर कुमार जो आपके ओपनिंग बॉलर होंगे, केएल राहुल वापस आ रहे हैं भी हमारे स्क्वाड में कोविड और अनफिट होने के बाद। पंत कीपर, कार्तिक सेकंड कीपर, बिकॉज ये दोनों प्लेइंग 11 में एक साथ खेल सकते हैं, दोनों बैट्समैन। बुमराह तो आपको पता ही, वो तो उनके बगैर टीम बन नहीं सकती। अब 4 स्लॉट ऐसे हैं जिन पे हमें समझ नहीं आ रही थी, और काफ़ी लोगों को शायद समझ नहीं आ रही होगी कि ये 4 प्लेयर कौन किसको होंगे, रखा जाए। कौन होंगे। ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में इस टाइम चीफ सिलेक्टर भी बैठे होंगे, और वो सोच उनको भी समझ नहीं आ रही होगी कि यार ये 4 बंदे मैं कौन सा फिट इन करूं, और मतलब किसके साथ ज्यादती करूं और किसको मैं रखूं, क्योंकि यार नो डाउट इंडिया की टीम बहुत है, बहुत वैशी खेल रही है इस टाइम। सही है, मतलब आप उनका कोई भी प्लेयर उठा लो, एक मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और बहुत मतलब बहुत ज्यादा ट्राई की है राहुल द्रविड़ ने, बिल्कुल। और जिसका रिजल्ट भी नजर आया है हमें कि यार कि आप हर प्लेयर उनका परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। और जिस तरह आपने बताई कि हम लोगों ने जो डिसाइड की थी ऑफ द स्पिन टीम, तो ये तो प्लेइंग है, हमारे बंदे तो मतलब ये तो स्क्वाड में होंगे ही होंगे, और बाकी ऐसा जो हमें प्लेयर्स लगता हैं जिनके बीच में, ऐसा बिल्कुल हमें लगता है, और मेरे ख्याल में है। हाँ, ऐसा हमें लगता है, ऐसा लगना चाहिए। बस कोई बंदा विराट को ना निकाले, आप, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, विराट को कोई अपने स्क्वाड बनाते हुए ना निकाले। कि किसी चीफ और सिलेक्टर में इतनी बाकी हिम्मत हो जाए ना, जो विराट कोहली को निकाल दे एशिया वो कप में, जिगर नहीं बचता, मैं भी वो देखना बचता नहीं है। चाहूंगा। अच्छा, वैसे अर्शदीप, अगर निकाल दिया ना, बहुत ही बोल्ड स्टेप हो जाएगा वो। यार केएल राहुल पे छुरी फिर जाए तो फिर जाए, विराट पे तो नहीं फिर सकती। आप मुझे बताओ यार राहुल
अर्शदीप, आवेश या हर्षल। हर्षल के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो अनफिट हो गए हैं, उनकी कोई रिब इंजरी हो गई है, तो शायद अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो जाए। ये काफ़ी बड़ा ब्लो इस सेंस में है कि इंडिया लास्ट 12 मंथ्स में वर्ल्ड कप के बाद से हर्षल को काफ़ी चांस दे रहा है, एज अ मेन बॉलर ग्रूम करने की कोशिश कर रहा था, जो कि अब मेन टाइम पे इंजर्ड हो गए हैं। तो अब आवेश, अर्शदीप में से कौन सा आपकी नज़र में बेटर ऑप्शन है? फिर मैं अपनी बताता हूँ। यार जिल्ला जी, जिस तरह आप बात की कि हमारे हर्षल तो हो गए इंजर्ड, सही है। और अगर हम आवेश को देखें और अर्शदीप को देखें तो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आवेश ने 4th T20 में 5 विकेटें ली। अर्शदीप कॉन्स्टेंटली अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव कर रहा है, मतलब मैक्सिमम 6.5 पे जा रहा है। हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी देखा, हम लोगों ने अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी देखा। तो बेहतर ऑप्शन जो है मेरे ख्याल में, मैं तो अर्शदीप सिंह के साथ जाऊंगा। मतलब इस पे कोई डाउट मेरा है ही नहीं। मतलब अर्शदीप सिंह पे मेरा स्टैंप है, समझ लें कि वो उसको मैं, बल्कि इवन अगर मेरे बस में हो ना, मैं उसको प्लेइंग 11 में भी खिलाऊं। ओए होए 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 आप क्या होए, कहते हैं? हैवी आ गया भाई, इतनी तू बड़ी तो हैवी स्टेटमेंट आ दे गया, रहा हूँ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप देख लो। हैवी आ आपका गया क्या भाई ख्याल तू। है कि अवेश या अर्शदीप? यार अर्शदीप, मेरा वोट भी अर्शदीप की तरफ है। तो इस पे अब ज़्यादा बात क्या करें। एक लेफ्ट आर्म आपको ऑप्शन दे रहा है, यॉर्कर्स भी अच्छे कर लेता है, लाइन लेंथ पे अच्छी बॉलिंग करता है, इकॉनमी जिस आपने कहा टाइट है, आवेश को मार पड़ जाती है। तो अर्शदीप आ गया, अर्शदीप फिट हो गया, ये हमने डाल दिया। अब बताओ, ये बॉलर हो दूसरी गया। ऑप्शन बताएं, दूसरे में क्या चॉइस है हमारे पास, हम उसमें से सिलेक्ट करें। ये दूसरे हम में अब क्या एक और स्पिनर वाली फास्ट ऑप्शन? बॉलर इनको चाहिए। देखो भुवी हो गए, बुमराह हो गए, अर्शदीप हो गए, 3 हो गए। अब ऑब्वियसली चौथी एक ऑप्शन इनको चाहिए इन केस इंजर्ड हो जाता है। हार्दिक पांड्या तो है इनके पास एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन, लेकिन एक और ऑप्शन स्टिल इनको चाहिए होगी इन केस कोई इंजरी हो जाती है। तो ठीक है, वो कौन होगा? तो उस पे क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस अगर हम देखें तो सिराज है, शामी है, उसके अलावा आपका और कौन से ऑप्शन मेक सेंस है? यार शार्दुल यही है, दोनों ही है। लेकिन जो मेन ऑप्शन है वो तो हाँ, वो तो वो, हाँ, जो मेन ऑप्शन है कौन सी है? मेरी नज़र में अगर मेरे से कोई इंडियन इंडियन फैन अगर पूछे ना कि भाई पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि अगर वो बॉलर खेलें तो शायद हमारे लिए थ्रेट होगी, जो कि शायद वो कंसिडरेशन में भी नहीं होंगे। लेकिन मैं चाहूँगा इन दो ऑप्शनों में से एक बॉलर हो। एक है मोहम्मद शामी और दूसरी है उमेश यादव। ठीक है, इन दो बॉलरों में से एक हो तो फिर मैं बोलूँगा यार हाँ, क्योंकि दोनों ही नई बॉल से अच्छी बॉलिंग कराते हैं। और शुरू में अगर रिजवान बाबर को कोई आउट कर जाए, भूवी भी अच्छी कराते हैं, दोनों एंड से अगर टाइट बॉलिंग हो रही हो, स्विंग हो रही हो, सीम हो रही हो, और बाबर और रिजवान की विकेट उड़ जाए, तो गया पाकिस्तान। गए भाई, सारे अरमान गए। और बिल्कुल ये जो बात की है आपने कि यादव, शामी, यार मैं तो सिराज को भी कंसीडर करूंगा यार, क्योंकि सिराज भी मतलब न्यू बॉल के साथ बहुत अच्छी इन स्विंग मारता है। लेकिन जैसे सिराज, हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट थे, जैसा शामी का ये है ना जिले, शमी का ये है कि वो उसने काफी अरसे से इस तरह खेला नहीं है ना। यार अभी तो आईपीएल मेरे ख्याल में में, इंडिया थोड़ा सा, नहीं आईपीएल खेला है वो तो, उस पर परफॉर्म भी किया उसने। मतलब वो तो मुझे भी शामी अच्छा लगता है। और शामी, लेकिन वही बात है कि अभी जो सीरीज हुई है इंडिया बेतहाशा खेलता रहा, उसमें इन लोगों ने शामी को चांस नहीं दिया। हालांकि आपको याद होगा एक पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ओडीआई में शायद शामी को ले आए। ये जो इंग्लैंड वाला हुआ था, या T20 था, ओडीआई था, मुझे याद नहीं, उस पर ये लोग सिराज को ले आए। और सिराज ने फिर आके मतलब एज अ बॉलिंग, मतलब अच्छी बॉलिंग कराई थी। क्या ख्याल है? यार देखो आपकी बात ठीक है, इन्होंने चांस नहीं दिया शामी को, मेरा ख्याल है गलती की, क्योंकि गुस्सा बहुत था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच में, क्योंकि शामी ने हम्म, बहुत बुरी बॉलिंग करा दी थी। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो कहीं ना कहीं गुस्सा निकला है। और इन्होंने हर्षल पटेल को चांस दिया है। अब क्योंकि हर्षल पटेल को चांस दे दिया था, कंसिस्टेंट चांस दिया था, तो शामी की जगह नहीं बनी। लेकिन शामी ने हम्म, लाइक हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम से प्रूफ कर दिया कि भाई वो कितना बड़ा बॉलर है। जो बंदा टेस्ट मैच में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इतनी हैवी बॉलिंग करता हो और ज़बरदस्त उसका रिकॉर्ड हो, वनडे में उनका अच्छा रिकॉर्ड है, टूर्नामेंट्स जितवाए हुए हैं, मैचेस जितवाए हुए हैं, तो आप कैसे उसको बाहर कर सकते हो? तो मेरा वोट, मैं भी इधर शामी डाल रहा हूँ, क्योंकि शामी एक वो नाम है जिसमें मैं और तू दोनों एटलीस्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इधर शामी यार डाल, बिल्कुल, शामी डाल दे, स्लैश करके सिराज भी डाल दे तो बेहतर स्लैश नहीं होगा, डाल रहा, क्योंकि स्लैश स्लैश आउट हो जाता है।
वो बात हो आउट हो गई। जाएगा हमारा या आउटफील्ड। शमी या उमर की नज़र में सिराज, मेरी नज़र में शामी। हाँ लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोचें तो मेरी नज़र में उमेश यादव भी बुरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो इंडिया को ये कंसिडर करना है कि नई बॉल किससे करानी है। ठीक है, नई बॉल में भुवी आगे, अब भुवी के साथ कौन होगा? बुमराह एक ओवर करा देंगे और बाकी एक ओवर बुमराह मिडिल में कराएंगे, 2 ओवर एंड में कराएंगे। भुवी 2 ओवर अप फ्रंट कराएंगे, 2 ओवर एंड में कराएंगे। अब हो सकता है हार्दिक हरदीप पांड्या के एक भी ओवर 2 ओवर एंड पावर पे आ प्ले में जाएंगे। करा दें। ठीक है, एक ओवर शायद हार्दिक पांड्या करा दें, एट मोस्ट शायद 2 करा दें, लेकिन बाकी 2 कौन कराएगा? ठीक है, क्या वो स्पिनर से चांस लेंगे, या वो शामी का पता है कि वो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कराते हैं और विकेट्स लेते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है शामी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बट दिस इज टू बी सीन। अच्छा, अब आ गई आपकी बिल्कुल। स्पिनर के ऊपर बात। हाँ हाँ यार हाँ, ये स्पिनर पे तो मैं तो जाऊंगा। देखिए हमारे पास एक तो बिश्नोई ऑप्शन है, सही है, और कुलदीप यादव है। दूसरा नहीं, दूसरा स्पिनर कौन सा है जो अभी फिफ्थ अश्विन है, ओडी फिफ्थ T20 बिश्नोई खेल है? है, नहीं, अक्षर एक तो पटेल है, अश्विन, बिश, अक्षर पटेल अच्छा है, हाँ सही है। और जी जी, और और एक और भी है ना जो आज खेला है मैच, कुलदीप जो यादव है। जो पांचवा में, कुलदीप यादव भी है एग्जैक्टली। अच्छा अब ये ना बड़ी ट्रिकी सी पोजीशन है, मैं जाऊंगा अश्विन के साथ। हम्म। और हालांकि मुझे पता है कि यार ये अक्षर पटेल हमारे पास बैटिंग के ऑप्शन भी दे देता है, अश्विन भी दे देता है, लेकिन अक्सर अक्सर का बल्ला चल रहा है आजकल। और उसके साथ साथ अगर हम देखें यार, मैं बिश्नोई के साथ मुझे नहीं लगता बिश्नोई को खिलाएंगे ये लोग अश्विन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, एशिया कप है, और पाकिस्तान के साथ इनका फ्रंट है, और हो सकता है फाइनल पे भी पाकिस्तान आ जाए, इंडिया आ जाए आपस में। तो मेरे ख्याल में ये लोग अश्विन को रखेंगे, कंसीडर करेंगे। मुझे क्या भी ये ख्याल है? लगता है ये अश्विन को रखेंगे, लेकिन स्टिल इंडियन फैंस के लिए, इंडियन व्यूअर्स के लिए, फैंस तो पता नहीं अभी तक हमारे हैं कि नहीं, इंडिया की टीम के फैंस के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, कि भाई अम, अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो मैं इधर कुलदीप यादव को देखना चाहूँगा। ठीक है, अब कुलदीप यादव और चाहल की अगर जोड़ी हो ना, तो मेरा ख़्याल है वो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई भी टीम हो उसको बहुत टफ टाइम देगी। और मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया ने क्या किया कुलदीप यादव के साथ, और कुलदीप यादव की जो भी मेंटल उनको प्रॉब्लम हुई, अगर वो ना होती तो ये बहुत लीथल बॉलिंग अटैक है। एक राइट आर्म लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, सही है। वो और आप जिक्र भी करे थे ना इस बारे में, वो कुलचा हाँ, उनका पेयर कुलचा होगा का शायद। पेयर जो था वो बड़ा लीथल था, बट अब अनफॉर्चुनेटली उनको इस टूर के ऊपर भी अभी आखिरी मैच ही मिला है। अगर कुलदीप को ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज मिलता तो शायद कुलदीप अपना केस ज़्यादा मेक कर देते, लेकिन लग ये रहा है कि रोहित शर्मा को अश्विन पे शायद कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो अब हमने अश्विन लिख दिया है। लेकिन मेरी नज़र में कुलदीप यादव इज़ एन एक्स फैक्टर, अगर आउट ऑफ द बॉक्स उमेश यादव की तरह देखा जाए तो। अच्छा, अब आखिर ठीक है। की अच्छा ऑप्शन क्या है भाई? आखिर की ऑप्शन है यार, आपकी श्रेयस अय्यर या हम्म, दीपक हुडा। यार इस पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्रेयस अय्यर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन देखा जाए जिस तरह हुडा अभी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप मतलब थर्ड पे खिलाओ, फेसर खिलाओ, नीचे खिलाओ, जहां भी खिलाओ ना, वो परफॉर्म कर रहे हैं। और श्रेयस अय्यर की पोजीशन थोड़ी वीक है हम्म। T20 में, हम्म। उसकी जगह दीपक हुडा मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर की पोजीशन, उसकी पोजीशन बनती है विराट कोहली वाली, मतलब कि वो थोड़ा सुकून से देख के आराम से खेल रहा है, विराट कोहली वाली पोजीशन है, मतलब टू कट इट शॉर्ट। तो मेरे ख्याल में दीपक हुडा ही है मेरे इसका ऑप्शन। आप क्या कहते हैं? यार मैं भी एग्री करता हूँ, दीपक हुडा इज़ अ बेटर ऑप्शन इन द सेंस कि वो आपको हम्म, बॉलिंग ऑप्शन भी दे रहे हैं अगर आप कराना चाहें, और हम्म, फील्डर भी अच्छे हैं। नॉट के श्रेयस अय्यर अच्छे फील्डर नहीं है, बट ये भी अच्छे फील्डर हैं। थ्री जिसको 3D प्लेयर बोलते हैं वो ये है, तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा दे देते हैं। ठीक है, एक आध ओवर आप इनसे निकाल सकते हो इन केस ऑफ ज़रूरत। बैटिंग में भी इन्होंने बिल्कुल। शो किया है कि हर नंबर पे इनको ऑलमोस्ट खिला दिया है अगर देखा जाए तो। हाँ, इसको अब एक्सपीरियंस भी और है। परफॉर्म कर रहे हैं यार, बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, मैंने मतलब हुड लिख कि दिया, बड़े हुडा है। कॉन्फिडेंस से वो। ठीक है, अब हुडा सर हो गया। सही लिखा है, नहीं तो कमेंट शमेंट सही। नहीं, वो बेहतरीन मैं हो देख गया। रहा था हमारी एक वीडियो पे, हम लोगों ने एक थोड़ा सा गलत लिखा था नाम प्लेयर का, तो वो लोगों ने एकदम मतलब हमें उस पे हाँ, किया बोला था, कि ये क्या सही किया किया था। है। हाँ, तो मेरा अच्छी ख्याल है बात है।
स्क्वाड हमने ठीक बना दिया यार। इंडिया वाले अगर कोई देख रहे हैं, बीसीसीआई वाले, तो हम दोनों को कंसिडर करें प्लीज। चीफ सेलेक्टर कहाँ आप इतनी सैलरी देते हैं, हम आदि में भी काम कर लेंगे। तो हम बल्कि प्लेइंग 11 बनाओ यार जल्दी से कोई। यार प्लेइंग 11 मसला है, साहब, खतरनाक प्लेइंग 11 यार है ये। इसमें मसला खतरनाक भी है, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने काफी एपिसोड्स में डिस्कस हर पोजीशन को कर लिया है। और जिस तरह फेस हम कराएंगे अपने उसके साथ रोहित, और आपने अच्छा आ मैं गई जाऊंगा ना रोहित के बात, साथ। अब आ गई। मैं समझ गया, मैं समझ लास्ट गया, मुझे एपिसोड में याद आ कह गया। रहे थे हम लोग हाँ, कि सूर्या कुमार यादव की हमें समझ नहीं आई कि ओपनिंग क्यों करा रहे हैं। अब आपको समझ आ गई? अब समझ आ गई, अब बिल्कुल समझ आ गई है। अब हमारे जो मजहर जवेद है, जिस तरह आप बता रहे थे कि अरशद। उन्होंने भी एक प्रॉपर मजहर अरशद, हाँ। आप बता रहे थे कि उन्होंने बड़ा एक क्लियरली एक फैक्चुअल बात की। तो उसके बाद फिर मैंने भी दिमाग लगाया, तो ठीक बात सर मानते हैं। तो जो प्लेइंग 11 में जिला साहब, उस पर मैं जाऊंगा। अच्छा, आप पहले इसको मैं इसको कर लेता हूँ। आप पहले मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी बड़ी रैंकिंग की बात हो रही है कि स्काई की रैंकिंग एकदम से कैसे ऊपर आ गई, बाकी प्लेयर्स इतनी देर से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है भाई? यार इसमें मेरी राय यह है कि जिस तरह हमारा जो एल्गोरिदम है एवरेज का, जो T20 का जो एवरेज काउंट होती है, जिस तरह कैलकुलेट करते हैं ये लोग, और जिस तरह रैंकिंग बनती है, उसमें ये लोग ये नहीं देखते कि यार कितना सीनियर बंदा है और कितना मतलब कितने ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं वो, बल्कि शुरू के जो उसके आई थिंक 30 to 40 मैचेस होते हैं उसको ज्यादा वेटेड एवरेज देते हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में देखा जाए तो वो वाला फैक्टर एक वो फैक्टर है जिसमें उन्होंने कंसीडर किया है। सूर्या कुमार मतलब जो रैंकिंग उसकी ऊपर आई है, इवन कि बाबर की भी उस देखा जाए तो वो एक मेजर फैक्टर है कि शुरू में उनके जो आई थिंक 20 से ऑनवर्ड वाले जो मैचेस है उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रही है, तो उस तरह ऊपर आई। आप क्या कहते हैं इस पे? नहीं, ठीक बात है। एल्गोरिदम के हिसाब से ये होता है कि आपका कैरियर का शुरुआत अगर बहुत अच्छी हो जाए, एक्सेप्शनल हो जाए, तो वो एज अ होल कैरियर काउंट होता है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि आपका सैंपल साइज ही उतना होता है। अब बाबर आजम के टाइम पे हुआ ये था कि 17 मैचेस के बाद बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 बन गए थे T20 में बैट्समैन। तो उस वक्त तो पाकिस्तानी फैंस ने ये नहीं कहा कि जी ये सिस्टम रिग्ड है और ICCs BCCI कंट्रोल्ड फलाना फलाना फलाना। अब जब 22-23 मैचेस के बाद सूर्या कुमार यादव ऑलमोस्ट नंबर 1 बनने की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, पाकिस्तानी फैंस को ख़ास तौर पे, कि भाई ये क्यों हो रहा है, भाई ये रिग्ड है सिस्टम, फलाना है फलाना है। अब आप अगर देखो, सूर्या कुमार यादव का 170 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी उनकी ठीक ठाक है, आई थिंक 40 ऑड के करीब है। तो 170 से ऊपर वाला स्ट्राइक रेट इस टाइम के ऊपर, इतने नंबर्स ऑफ मैचेस और इतने नंबर ऑफ रन्स के बाद, कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जिसका इतना ज़्यादा स्ट्राइक रेट हो। और वो कोई हिटर भी नहीं है, वो प्रॉपर बैट्समैन है, और ऐसा बैट्समैन है जो अच्छी बॉलों को चौके छक्के मार देता है, हार्ड लेंथ पे चौके छक्के मार देता है। तो इस वजह से अब समझ आ रही है कि रोहित शर्मा ने ओपनिंग के लिए क्यों इनको दिया है। तो आपकी टीम में आप क्या कह रहे थे? रोहित भाई तो हो गए, रोहित हो गए, साथ सूर्या कुमार आ गए, स्काई आगे आपने गोली करा दी, आ गए, स्काई 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 आपने गोली करा दी केएल भाई को। मैं रहा रहा यार केएल भाई, क्योंकि यार वैसे ही इतने रेस्ट पे अभी, और इंडियन फैंस तो चाहते हैं, हमें हमें खुद पसंद है, मुझे खुद पसंद है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह सूर्या कुमार यादव परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह इसकी अभी पेस बनी हुई है, और ये रोहित शर्मा से ज़्यादा अच्छा स्टार्ट देगा, क्योंकि जिस तरह आपने अभी बात की एपिसोड के स्टार्ट में कि गेम भी चेंज हो रही है क्रिकेट की, और इंडिया वैसे ही एग्रेसिव खेल रहा है, रोहित शर्मा भी कह रहे हैं इस बारे में। तो मेरे ख्याल में केएल राहुल से बेहतर ऑप्शन है हम स्काई को खिलाया। अच्छा, इधर मैं एक मिनट रोकूंगा क्योंकि मैं इंडियन उनको स्पोर्ट्स तक वगैरह को सुन रहा था, तो उसमें काफ़ी ये कंसेंसस था कि स्काई की जो एक्सपेरिमेंट किया है एज एन ओपनर वो ठीक नहीं है, ठीक है। और मुझे ये फीलिंग आई कि इंडियन फैंस इंडियन क्रिकेट के वो ये समझते हैं कि केएल राहुल को ही ओपनिंग करनी चाहिए, स्काई विराट कोहली तीसरे नंबर पर और स्काई चौथे नंबर पर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव अगेन मैं दूंगा आपके बेनिफिट के लिए कि भाई केएल राहुल की तरफ अगर आप जाएंगे और टॉप 3 आपके वही होंगे जो लास्ट वर्ल्ड कप में थे, तो आपने क्या किया इतने एक्सपेरिमेंट करने की? आपको फिर 12 महीने में आपने क्यों किए ये एक्सपेरिमेंट्स? ठीक है, अगर आपने वही टॉप ऑर्डर खिलाना था जिसकी वही पुरानी मेंटालिटी है कि हम देख के खेलेंगे, फलाना करेंगे, हो सकता है रोहित की चेंज हो गई हो, लेकिन केएल राहुल और विराट कोहली पे ऊपर क्वेश्चन मार्क है अभी स्ट्राइक रेट के ऊपर,
ठीक है, तो आपने फिर क्या अचीव किया 12 महीने एक्सपेरिमेंट करके? अब आपको नज़र आ रहा है कि आपकी ओपनिंग लास्ट 2 मैचों में बड़ी तेज़ हुई है, 4-5 ओवरों में आपकी 50 हो गई है, ठीक है? उसके बाद ठीक है, रोहित शर्मा भी खुल के खेल रहे हैं, वो अपनी विकेट की परवाह नहीं कर रहे, सूर्य कुमार यादव भी अपनी विकेट की परवाह नहीं कर रहे, और इंडिया ने भी जो 190 ऑड किए थे मेरे ख्याल है फोर्थ T20 में, वो इनका हाईएस्ट स्कोर था एवर जिसमें किसी भी बैट्समैन की 50 नहीं थी, ठीक है? तो वो एज अ नाइस। प्रॉपर मतलब वो यूनिट खेल रहा है, हर प्लेयर जो है वो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है। तो आपका आर्गुमेंट से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल बड़े अरसे से खेले भी नहीं है, तो वो आप डायरेक्टली उनको इतने बड़े मैच में डालोगे नहीं डालोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल, मार्क है। ये एक बड़ी और बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात यार की कि अगर इन्होंने वही टीम को खिलाना है तो भाई इतनी चेंजिंग करने का क्या फ़ायदा हुआ, इतने एक्सपेरिमेंट्स से क्या फ़ायदा हुआ। जो बिल्कुल। लास्ट इन्होंने खिलाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो बड़ी अच्छी बात थी वो आपकी। अच्छा, थर्ड पे आ गए जी हमारे वीरू भाई, ठीक है? फोर्थ नंबर पे हमारे आ गए जी, क्या कहते हैं, पंत। पंत भी ओके। यार बड़ी आउटस्टैंडिंग गेम खेल रहा है आजकल, पता है? पंत की यही पोजीशन पे इंडिया ट्राई कर रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सही है, उसने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में भी वो इसी पोजीशन पे खेला है। पहले हाँ, दो में लेकिन बड़े परफॉर्म नहीं किया, क्वेश्चन लेकिन मार्क इनके ऊपर आ रहे थे T20 की परफॉर्मेंसेस पर, तो अभी इस सीरीज में थोड़ा बेहतर परफॉर्म हम्म, किया है। अब देखते हैं एशिया कप में क्या किया है करते हैं, बिल्कुल। कि पिचेस थोड़ी डिफरेंट होंगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, पंत आ गए, पंत के बाद हमारे हार्दिक आ गए। यार सेंसर ना हो जाए मेरी जान, इस तरह तुमने बोला है। नहीं नहीं यार, हार्दिक पांड्या हमारे बड़े बड़े हार्दिक नाम है, प्लेयर हैं। हार्दिक। हार्दिक, हार्दिक पांड्या, वही एक ही दिक बात हो गई। दिक, वो जब तुम हाँ हाँ, एक ही बात हो गई रगड़ा आप। करते हो ना तो मसला हो जाता है। अच्छा, नहीं नहीं यार, वो वैसे नहीं, हार्दिक आवर पांड्या ही कहना अपॉलॉजीज चाह रहे हार्दिक हो। भाई। अच्छा, अच्छा। और अपोलॉजीज। अच्छा, हार्दिक पांड्या आ गए, और उसके बाद हमारे आ गए जडेजा। यार कार्तिक भाई गोली। कार्तिक भाई को लाएंगे ना, सब्र करें जरा। कार्तिक भाई जद्दू हमारे से मैच नीचे। विनर प्लेयर हैं वो। जब कोई नहीं चलता फिर कार्तिक चलते हैं, आपको पता ही है तो। अच्छा, अभी जद्दू भाई ऊपर तो भेजा वो आपने। उसको हमने उसी पोजीशन, आई लाइक जद्दू भाई दैट, को आई इसलिए लाइक ऊपर दैट। भेजा है। हाँ, फिर कार्तिक भाई आ गए हमारे। कार्तिक भाई फिर कर रहे हैं क्या है? यार इसकी पोजीशन ही यही बन गई है टीम में। आप देखें ना अभी, मतलब कि वो परफॉर्म इसी पोजीशन पे ज्यादा कर रहे हैं। मतलब जब आप, जब से हम देख रहे हैं T20 अभी जो, हाँ नहीं, मतलब ये बात वेस्ट ठीक है। इंडीज में भी वो इसी पोजीशन पे खेले। और और मतलब, लेफ्ट राइट का और मतलब कॉम्बिनेशन भी हो इनकी जाएगा, पोजीशन पंत इसलिए भी। हार्दिक जडेजा कार्तिक। जी जी, बिल्कुल अगर ऐसा ही लेफ्टी है। आउट हो जाए तो और जडेजा भेज दो, अगर राइटी आउट हो जाए तो कार्तिक भेज दो। जी जी, अभी हमारे 7 प्लेयर्स हुए ना। हाँ तो जी। यहाँ पे हमारे पास 3 फास्ट बॉलर्स आने हैं और एक स्पिनर आना है। तो एक हमारा बूबी आ जाएगा, बुमराह आ जाएगा। बूबी, बुमराह। तो कंफर्म है इस पे, तो मेरे ख्याल हम दोनों सेम पेज पे हैं। हम्म। यार ये खुद और ऑटो उसके करेक्ट बाद क्यों हो हमारा जाता आज, है यार? ओके। और इसके बाद चाहल, या यार अश्विन के साथ जाऊंगा मैं अश्विन के साथ ओ, जाऊंगा। आपने चाहल को बाहर कर दिया। याओ, तो आपने चाहल को बिल्कुल। बाहर कर दिया। ओ नहीं तो अभी यस, आखिर में ओ किसको यस। खिलाओगे? इधर चाहल ले आओ भाई। यार नहीं नहीं, इसमें एक और फास्ट बॉलर आएगा ना हमारा, जो अर्शदीप आएगा। यार ये थोड़ा सा आपने एंड में थोड़ी अब सी मैं मुझे लगता है अश्विन गेम को की है। ऊपर, ये जो अगर अगर हम लाइनअप की उसकी बात करें, हाँ, लाइनअप वो की, तो बुमराह से अश्विन ऊपर चले बुबी की जाएंगे। जगह आ जाएगा। बिल्कुल। वो भी तो ज्यादा ये ठीक है। मेरी एक है, आप बताएं। यार उम्म, रोहित भाई ठीक है, स्काई भाई ठीक है, सही है, विराट। बेहतरीन है। यहाँ पे पंत ही बनता है, क्योंकि अब अगर ये श्रेयस अय्यर नहीं सिलेक्ट कर रहे, या दीपक हुडा हुडा भी बनता है यार। आई थिंक आई वुड गो विद हुडा। आई डोंट नो व्हाई बट आई वुड ओके, गो विद हुडा। हाँ सही है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आई मैं क्यों गया हूँ, अभी मैंने सडनली चेंज किया। अभी जब आप बना रहे थे तो मैं पंत ही था, अभी मेरे दिमाग में आया कुछ कीड़ा आया नहीं, है। वो आपको खुदा के सिक्सेस याद आ गए होंगे ना। अच्छा, अब मैं, आपको देखो। अब ये मसला हो गया हुडा डालने से मेरे। अब मुझे टीम आगे भी चेंज करनी पड़े। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा पंत खिलाएं कि कार्तिक खिलाएं, ये मसला हो गया। यार अगर आप सेकंड डाउन पे हुदा को लेके आ रहे हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप कार्तिक के साथ जाएं।
ऑल्दो थोड़ी रिस्क है कीपिंग में, लेकिन क्योंकि फिर फायदा नहीं है ना पंत का, नीचे फिर हमारे यार स्ट्राइक 5 पे पंत कॉम्प्रोमाइज भी हो जाएंगे। ठीक है वैसे, लेकिन हार्दिक को ले आते हैं। यार ये हम्म, क्यों इतना हार्ड हो रहा है? देख लो, अब इसको भी सेंसर कराएंगे हम। पता नहीं क्यों हो रहा है वायरल। अच्छा ये अब हो गया वही वाली बात है उमैर वाली, अगर आपका लेफ्टी आउट होता है, अब इज्जत मेरे में तो लेफ्टी है नहीं, तो मैं कार्तिक को ऊपर भेजूंगा और मैं जड्डू को नीचे लाऊंगा, जादू भाई को, जादू भाई को, और मैं इधर लाऊंगा भुवी, भुवी भाई आ जाएंगे। भुवी के बाद बुमराह, और ये देखो फिर वर्मा हो गया। अच्छा अब आपका ना यहाँ ठीक पर है, आप ट्रिकी मामला यहाँ हो पे गया। हमारा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा कॉन्फ्लिक्ट, तो मानते हैं। यार अब मुझे आप लाएंगे अर्शदीप बड़ा चांद को। पसंद है और लेफ्टी वैरायटी भी दे रहा है, बट आई वुड गो विद शामी, शामी, और बैटिंग ऑर्डर में शायद शामी अच्छा, बुमराह ऊपर आएंगे, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है वैसे, पता है, आपका और शामी को लाना। चाहल। ठीक है, वैसे अर्शदीप को भी कर दें तो बैड ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्टिल आई वुड गो विद शामी, क्योंकि देखो इंडिया के पास एंड में डेथ बॉलर्स हैं, भुवी बुमराह अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डेथ बॉलर्स नहीं इंडिया के पास। ठीक है, इंडिया के पास विकेट टेकर स्पिनर भी है चाहल, जडेजा जो है वो ज़रा एक एंड बचाते हैं, हार्दिक पांड्या भी विकेट टेकिंग ले रहे हैं ऑप्शन। तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एक और कोई यंगस्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करूं, इवन दो यार मैन ऑफ द आप सीरीज रहे अंडर हैं। एस्टिमेट करें अर्शदीप के लास्ट ओवर्स, नहीं 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 नहीं, मतलब मैं के यार लास्ट मैं कह ओवर्स रहा हूँ में वो अर्शदीप बहुत के लास्ट फिट ओवर्स करता है। बड़े फिट हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना, अगर भुवी 2 करा रहे हैं, बुमराह 2 करा रहे हैं, 4 हो गए, तो आपको अब ज़रूरत का, आप अर्शदीप को किधर फिट करोगे? मुझे वो फिट करना समझ नहीं आ रहा आपका अर्शदीप को बॉलिंग में। देखो यार सबको पता है कि भुवी 2 ओपनिंग के बॉलर्स ओवर्स कराएंगे, एक मिडल में 2 एंड में कराएंगे, बुमराह 1 कराएंगे और 3 एंड में कराएंगे। ठीक है, तो यार 3 और ये 2 मैं 5 हो वैसे गए। पता है आपसे थोड़ा सा इस बात पे, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये डायरेक्ट फास्ट बॉलर से जाएंगे, क्योंकि यूई की पिचेस है, ये हो सकता है स्पिनर से स्टार्ट लें, टीम पे डिपेंड मेरा करता जहाँ तक मुझे है, लग ये रहा है। सारी सब कॉन्टिनेंट की टीम टीम खेल पे रही भी हैं, हो सकता है ना देखें, जाए। अब हम हो सक, लेकिन पता नहीं, मेरे एक वाइब आ रही है मुझे ना कि मतलब हर टीम प्रेफर करेगी कि, क्योंकि यूई की पिचेस यार मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो मतलब जो प्लेयर टीम थी वो फर्स्ट पावर प्ले के अंदर ही स्पिनर से गई। खैर देखते हैं, हाँ ठीक ये है। देखते हैं, आपने अच्छा पॉइंट अच्छा बताया, लेकिन देखो अगर किसी टीम में ना लेफ्ट हैंडेड ओपनर होगा ना और अश्विन खेल रहे होंगे, फिर शायद इंडिया अश्विन से एक ओवर करा ले। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट मसला ये है कि दोनों राइटी हैं, और जडेजा को मैंने अपनी मेरी रीसेंट मेमोरीज में नहीं आ रहा कि वो पावर प्ले में उन्होंने ओवर कराया हो। ठीक है, तो ऑफ स्पिनर को तो वो हमारे राइटियों के आगे नहीं डालेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं, ऐसा रिस्क लेंगे। ठीक है, इवन दो यार ग्लेन मैक्सवेल को लास्ट टाइम लिया था आई थिंक। ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल डाल दिया था, लेकिन एनीवेज पॉइंट ठीक है। आपका आपकी टीम भी आ गई, मेरी टीम भी आ गई, मुझे आपकी टीम से कोई इतना खास मसला नहीं है, देख के मुझे भी आपकी टीम ठीक लग रही है, लेकिन आप चाहल बाहर नहीं होता मुझे मैं। आपकी टीम से एक, यार ये मैं वही अश्विन का मैं इसलिए प्रेफर किया, एक्सपीरियंस है, चाहल परफॉर्म अच्छी करे, लेकिन अश्विन का भी कमबैक अच्छा है वेस्ट इंडीज में, यार तो उस चीज T20 को में हम चाहल इग्नोर नहीं का कर अश्विन सकते। से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा मैचेस यार खेला हुआ है। मैचेस तो सेम ऑलमोस्ट खेले, इतना फर्क नहीं है, डोमेस्टिक पे अगर कहते हैं उस पे शायद हो सकता है, और नहीं वैसे नहीं अगर नहीं हम नहीं, देखें T20 इंटरनेशनल तो की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक में तो अश्विन नहीं ज़्यादा। नहीं, मैं आई थिंक उस पर खाली 10 मैचेस का फर्क है इन दोनों के बीच में, हाँ नहीं, मैं ये कह और रहा हूँ इतना ज्यादा डोमेस्टिक फर्क में तो नहीं है। अश्विन का रिकॉर्ड ज़्यादा होगा, मतलब मैचेस अच्छा ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज इस पे ये चले अभी, अगर टाइम है हमारे पास अभी इसको डिस्कस करने का, मेरा तो ख्याल इस है पे एक काफ़ी हो चीज ये गया है, थी। काफ़ी हो गया है। ठीक है, सही है। अब चक्कर ये है कि जल्दी से कवर करते हैं, बड़ी सीरीज़ ज़बरदस्त हुई है, और हमने इंट्रो में भी मैं बात कर रहा था कि साउथ अफ्रीका की इस टीम को अब फाइनली देखने में लग रहा है कि ये वो जो पुरानी AB डिविलियर्स, जैक कैलिस वाली जो टीम थी,
वो वाली वाइब आनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये वाहिद वो टीम लग रही है T20 सर्किट के ऊपर जिनका बैटिंग यूनिट और बॉलिंग यूनिट बड़ा स्टेबल है। मतलब इनमें चॉप एंड चेंजिंग नहीं हो रही जिस तरह बाकी सारी टीमों में हो रही है। हमारा मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का स्ट्रांग नहीं है, इंडिया का कुछ समझ नहीं आ रही किस नंबर पे कौन खेलेगा। इनका सब पता है, सवाई एक प्रॉब्लम है कि बवूमा वापस आएंगे तो शायद इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मेरी नज़र में वो थोड़े हल्के बैट्समैन है T20 फॉर्मेट के। उमैर उससे डिसएग्री करता है, बट अगर ये हम पहले 2 मैचेस तो कवर कर चुके थे। सीरीज साउथ अफ्रीका 2-1 जीता है का 1998 के बाद इंग्लैंड से ये सीरीज जीते हैं। और रेजा हेंड्रिक्स की थ्रू आउट द सीरीज बड़ी परफॉर्मेंस रही है, तीनों मैच में 50 की। बल्कि अभी इनका आयरलैंड के साथ भी मैचेस हो रहे हैं। उमर पता नहीं तूने उनको देखा कि नहीं देखा, साउथ अफ्रीका डायरेक्टली अब आयरलैंड से भी मैच खेल रही है और उसमें रीजा हेंड्रिक्स ने पहले मैच में उसमें भी 50 मारी है। तो ये दुनिया के 5 खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं जिनके T20 इंटरनेशनल में लगातार 450 हैं। और आयरलैंड के साथ दूसरे मैच में भी रीजा हेंड्रिक्स 40 समथिंग पे आउट हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंसी देख लो कि एकदम से बड़ी इन्होंने नहीं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी लास्ट एपिसोड पे भी डिस्कशन हुई थी। मैं फेवर कर रहा हूँ साउथ अफ्रीकन कैप्टन को जो आजकल इंजर्ड है, लेकिन अभी जिस तरह हेंड्रिक्स साहब आ रहे हैं, बहुत ऊपर से आ रहे हैं, हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन, उसकी जो कैप्टन है हमारे साउथ अफ्रीका के, उनका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डामाडोल हो जाएगा। तो अगर वो लेके गए ना इसको टूर पे, तो हो सकता है वन डाउन पे आई थिंक ले आए हेंड्रिक्स को, लेकिन हेंड्रिक्स को ला नहीं सकते ना वन डाउन नहीं ला सकते। बहुत मुश्किल असल में इनका कोटा भी सिस्टम मसला है ना, कोटा को पूरा करने में शायद इनको बवूमा को डालना ही पड़ेगा। ठीक है, कुर्बानी इसकी देनी पड़ेगी, ये बड़ा मसला है। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि वाकई मुझे एक डेप्थ नजर आ रही है कि जो साउथ अफ्रीका की जब कैलिस मॉर्ने मोर्कल वाली जो टीम थी जिसमें हमारे यार फेसर थे वॉल्टर डिफनर और स्मिथ वगैरह, वो वाली डेप्थ मुझे अब नजर आ रही है टीम में। बीच में इनका थोड़ा टाइम आया है कि जिसमें इन्होंने स्ट्रगल किया है। आई थिंक लास्ट 7 यार जो हमारी सीरीज हुई थी ना साउथ अफ्रीका में जो हमने जीती थी, उसमें नजर आ गया था कि इनके पास प्लेयर्स आ गए हैं। ठीक है, वो बड़े अच्छी सीरीज हुई थी। काफी लोगों ने वो देखी नहीं थी इधर इंटरनेशनली, लेकिन जिसमें रिजवान और बाबर ने जिसमें 100 मारी थी, वो बड़ी ज़बरदस्त और कम्पेटिटिव सीरीज़ हुई थी। उसमें नज़र आ गया था ये रीज़ा हेंड्रिक्स भी खेला था, यानेमन मलान भी इनका एक ओपनर है, वो मुझे बड़ा पसंद आया था, उसने बड़ा पाकिस्तान को ठोका था। तो लेकिन अब देखो अब रीज़ा हेंड्रिक्स देखो 70 मारे इसने 50 के। मार्करम ना ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है अपने लिए, जो 4-5 मैचेस आखिरी हुए हैं। इवन अभी आयरलैंड के अगेंस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। और मार्करम पहले ओपनिंग करते थे, अब इन्होंने मिडिल ऑर्डर में उनको फिट किया। तो ये उन बैट्समैनों में से हैं जिनको विराट कोहली से कंपैरिजन किया जा रहा था, या बाबर आजम से जब वो आए थे कि ये नेक्स्ट विराट कोहली हो सकते हैं बाबर आजम के साथ साथ। बल्कि इनको इंडिया की सीरीज हुई थी एक साउथ अफ्रीका में आई गेस, उसमें मार्करम को कैप्टन भी बना दिया था, और ये मेरा ख्याल है हार्डली 21-22 साल का था उस टाइम के ऊपर। तो ये वन फॉर द फ्यूचर वाला सीन है। तो साउथ अफ्रीका ने 191 बनाए हैं मेरे भाई। तबरेज भाई का पिछला मैच हमने जिक्र किया था, बड़ी कुट पड़ गई थी बेचारे का, अनफॉर्चुनेटली जब कैचेस ड्रॉप हुए पहले मैच में तो बड़ी कुट पड़ी। इधर क्या कमबैक किया भाई ने, 5 विकेटें 24 रन 4 ओवर। बिल्कुल इसमें बिल्कुल ये है। और यार बड़ा अच्छा कमबैक साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा खेला है। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि मार्करम की, ये मुझे याद है पहले भी हमारी ऑफ स्क्रीन बात हुई है कि बड़े इसके अच्छे स्टैट्स थे। मतलब लास्ट आई थिंक जब ये 24 ईयर्स तक का था बड़े अच्छे थे। फिर बाद में इसका थोड़ा कोलैप्स आया है, बहुत आया है। मतलब जब इसने है ना बहुत कोलैप्स आया। अब वो क्यों आया है पता नहीं, उसकी चीज की समझ, या तो कोई पॉलिटिक्स चली है साउथ इनके बोर्ड में, कुछ वही कोई, या शायद कोटा सिस्टम का भी इशू नहीं है इसका तो, लेकिन पता नहीं इसका कुछ कोलैप्स आया है बीच में जिस वजह से ये मतलब उस तरह नहीं है। लेकिन अच्छा अभी थोड़ा कमबैक किया है इसने। बाकी जो मुझे डाउटफुल लग रहा है ना जलाल साहब, T20 जो कि हम देख रहे थे कि भाई इंग्लैंड बड़ा वैशी जा रहा है, मतलब एग्रेसिव होके खेल रहा है। अब शायद नया कैप्टन आ गया इनका, मतलब T20, मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इंग्लैंड क्या सिचुएशन है T20? यार मुझे लगता है कि इंग्लैंड की ना बॉलिंग यूनिट सेटल्ड नहीं है अभी, और इस मैच में भी देखो विली वापस आया। पहले 2 मैच विली को बस रेस्ट के लिए बिठा दिया इन्होंने,
विली एक ऐसा मुझे लगता है अनलकी प्लेयर है जो लास्ट वर्ल्ड कप भी खेल सकता था, वो बेचारा अब वापस आया, देखो उसी ने बॉलिंग की है काम की, बाकी सबको कुटी पड़ी थी, वो जिक्र करने के लायक भी नहीं थे। अब बॉलिंग यूनिट में अगर इनका फॉर एग्जांपल जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड वगैरह वापस आ जाते हैं, फिर मुझे लगता है कि इनकी टीम में ना वो एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। या क्रिस वोक्स टाइप के बॉलर वापस, क्रिस वोक्स पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, वर्ल्ड कप के बाद से नजर यार नहीं है। सब चले गए। ओवर्टन, क्रेग ओवर्टन भी सही है बॉलर। हाँ यार, इंजर्ड तो है ना, ये आधे से ज्यादा जिनके बॉलर्स ही इंजर्ड हैं, तो वो समझ नहीं आ रही। अब देखो राशिद इनके अच्छे लेग स्पिनर हैं, मोइन भी ठीक हैं, तो स्पिन डिपार्टमेंट में ज़्यादा इनको मसला नहीं है। लेकिन फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा लग रही है, बैटिंग में यार भी। मुझे जो लग रहा है ना, बैटिंग मेन इशू लग रही है, बॉलिंग नहीं लग रही। यार क्योंकि रीजन बीइंग बैटिंग ना में कि जेसन रॉय परफेक्ट है। रॉय नहीं चल रहा आपका, वो बड़ा आपको गैप वही ना नजर आ रहा है। आपका मेन। देखिए एक तो वो गैप है, दूसरा ये कि इंग्लैंड बटलर मतलब इस पे जैसा बेस्टो ने परफॉर्मेंस किया है टेस्ट मैच में, तो शायद बेस्टो को ये लोग ऊपर ट्राई करना चाह रहे हैं, क्योंकि आई थिंक हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि बेस्टो को ये एक मैच में ऊपर खिलाया था इन्होंने, मतलब फेस करवाया था, फिर बाद में बटलर आ गया था। तो वो अब मेरा ये ख्याल मुझे लग रहा है है कि शायद ओडीआई था वो। गेम रॉय के ऊपर है यार, देखो अगर क्योंकि रॉय नहीं चला इस वजह से वो बेस्टो को ऊपर नीचे कर रहे हैं। असल में बेस्टो को इन्होंने ऑयन मॉर्गन की जगह पे ही खिलाना था। मुझे लगता है अगर रॉय परफॉर्मेंस करना शुरू कर देंगे टॉप ऑर्डर में, जो कि अनकरीब करना शुरू कर देंगे जिस लेवल का वो प्लेयर है, उस यार पे मुझे तो नहीं लग रहा अभी। यार नहीं, उस पे इस तरह के मुझे फेजेस बहुत आते बड़ा हैं, क्वेश्चन मार्क लग रहा है यार। उस पे फेजेस आते यार ये हैं। बहुत बड़ा फेज हो गया है जलाल, मतलब ये अब आप देखें ना, 3 सीरीज तो, 2 सीरीज तो इसने खेली है पूरे मैचेस, और ऐसी नहीं खेली मतलब जैसा विराट कोहली नहीं खेल रहा कि यार शॉटें अच्छी मार रहा है, लेकिन साथ साथ आउट हो रहा है, इसका वही हिसाब है। और मतलब ये नहीं है कि ये कोई लूज शॉट खेल पे आउट हो रहा है, मतलब टॉप कि एजेस लग नहीं रहे हैं, मुझे टाइम तो नहीं कर जेसन पा रॉय रहा, ऐसे भाई लग की रहा है। बहुत क्राइसिस में नजर आ रहा है, और मैं तो बड़ा मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है कि भाई यार इंग्लैंड अब आगे अगर क्या ये नहीं करेगा भी मतलब। होता ना, तो फिल सॉल्ट पीछे बैठा हुआ है, इनके पास बैकअप है, ठीक है। हाँ ये अच्छी बात की आपने। तो हैरी ब्रुक्स वगैरह भी हैं, वो भी अच्छी, अभी 100 में भी अच्छी वो बैटिंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल। ये बना लेंगे टीम, मुझे इनसे इतना वो नहीं आ रही, ये कुछ ना कुछ कर लेंगे वर्ल्ड कप तक, क्योंकि इनके अभी 7 T20 मैचेस पाकिस्तान के साथ भी हैं, उसके बाद भी इनके एक सीरीज़ है वर्ल्ड कप से पहले, तो बड़े अच्छे इनके पास काफ़ी हैवी मैचेस हैं, ये हाँ कर लेंगे। बिल्कुल, इसमें वो हैरी ब्रूक्स भी है ना इनका, हाँ इसको हाँ भी हाँ, ट्राई कर लेंगे। वो भी कर लेंगे। लेकिन यार जेसन रॉय को चलना चाहिए यार, अब बस बहुत हो गया यार, कितने और कितने मैचेस मतलब आपने इस तरह जाया करने, हमें एंजॉयमेंट मिले, थोड़ा मजा है बस क्रिकेट देख का। लो, हमने हसन अली बाहर कर दिया, वो भी शायद कर दें अब जेसन रॉय को बाहर, यार आप अब हसन करवा अली के का तो छोड़ते हो, अजहर अली सिलसिला, को कह गए मैं कि तो आपने फखर करवा जमान दिया का बाहर। भी, सर सर जी मैं तो चाहता हूँ फखर जमान भी, खैर छोड़े, वो इतनी लंबी लाहौल डिबेट वाला हो जाएगी, कुवत, हमारे पास लाहौल इतना वाला टाइम कुवत। नहीं है। कान नहीं है, हेडफोन में बस कवर्ड है, वरना आप नहीं लाहौल वाला मानते कुवत। ना, आप नहीं मानते अच्छा, ना। इंडिया पे अगर वापस आए, आ, हम्म, तो सेकंड T20 क्या ख्याल है? बिल्कुल। यार सेकंड T20 की अगर हम बात करें तो ख्याल तो ये है कि इंडिया पहला जीत गया था, सही है, वो तो आपके सामने ही के परफॉर्म कर गए थे। दूसरे मैच पे वेस्ट इंडीज ने कमबैक मारा, और मजे की बात ये है कि एक बॉलर वेस्ट इंडीज का डेब्यू करा था मैककॉय, हम्म। उसने यार अमेजिंग बॉलिंग कराई। खैर बॉलिंग अच्छी थी, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी, थोड़ी शॉट्स इंडियंस ने अच्छी नहीं खेली। उसका खैर स्टैट अच्छा था, 6 विकेट ले गया, आई थिंक 4 ओवर उसने कराए थे और 17 6 रन फॉर दिया था। 17 लिए उस हैं, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर एनी वेस्ट बेस्ट इंडीज बॉलिंग बॉलर, और फिगर्स, वही बात है, खब्बा बिल्कुल। बॉलर है, और खब्बे से हम हम्म, पहली बात कर चुके हैं, इंडियंस वैसे थोड़े बैट्समैन स्ट्रगल करते बिल्कुल। हैं, तो वही हुआ है इधर भी। हाँ वही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो वेस्ट इंडीज की बैटिंग थी, वो भी मुझे T20 के लिए स्टेबल नजर आ रही है। आपका किंग और माइल्ड फेस कर रहा है, और अच्छी बात ये हुई है कि पूरन भी सीरीज में कमबैक कर चुका है, मतलब जो हम डिस्कस करते रहे काफी ज्यादा पिछले एपिसोड्स में कि जो पूरन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन पूरन ने बड़े लंबे अभी इनिंग्स में, मतलब आई थिंक 4 T20s में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इवन इसमें इसमें खैर नहीं चल सका इतना, इसमें किंग ही चल गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक चीज मुझे जो इस सेकंड मैच में लगी, वो ये लगी कि पांड्या जो है ना, पांड्या, हम्म। हार्दिक पांड्या जो है, यार ये पार्टनरशिप ब्रेकर बनता है, सही है, और 90 माइल्स पर आवर पे ये बॉल करा रहा है, सही है, और ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है इंडिया के लिए कि अगर शुरू में, मतलब वर्ल्ड कप के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि ये ना शुरू के ओवर करा सकता है। और आप क्या कहते हैं इस पे? यार इधर आपने एक बात कर दी, मैं
कल सोच रहा था ये बैठ के कि इंडिया का इस टाइम के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर T20 में कौन सा है, ठीक है। तो मैंने सोचा स्काई आ रहा है, रोहित शर्मा ऑब्वियसली इतने बड़े बैट्समैन है, लेकिन मेरी नज़र में, अब आप भी बताना कौन है, मेरी नज़र में हार्दिक पांड्या इस टाइम के ऊपर इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल प्लेयर है। क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं या हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर पाते, तो इंडिया की पूरी टीम का बैलेंस खराब हो जाता है, ठीक है। अगर सही वो है, नहीं बिल्कुल। होते तो इंडिया की टीम मुझे लगता है कि फिर ना वर्ल्ड कप जीत सकती है उस तरीके से, क्योंकि बैलेंस आउट है, टोटल बैलेंस आउट है। आपको फिर या एक पूरा बैट्समैन खिलाना है या पूरा बॉलर खिलाना है, ठीक है। तो आपकी क्या बिल्कुल ऐसा ही है, ओपिनियन है इस पे? बिल्कुल। यार मैं आपके साथ 110% एग्री करता हूँ, सही है। आपने बड़ी एक लेवल की बात की है कि भाई एक मेजर एसेट है इंडिया का। मेजर एसेट वो इस तरह से भी है भाई, बॉलिंग में भी चांस भाई वो परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग में भी कर रहा है, और एक पोजीशन पे दो रोल इंपॉर्टेंट इंडिया के वो ऑक्यूपाई अच्छे तरीके से कर रहा है। तो हार्दिक पांड्या ने बड़ा अच्छा, यार जिस तरह हम उसका कैरियर का स्टार्ट देखते हैं और अभी देखते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसने। एक उसने आईपीएल भी बड़ा अच्छा जितवाया है, और इस टाइम मेन एक एसेट है इंडिया का। आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, और पार्टनरशिप ब्रेकर भी है। जिस तरह हमने इंग्लैंड में भी देखा था कि भाई आपके फास्ट बॉलर शुरू में आए, उनको स्कोर पड़ा है, पांड्या आया, पांड्या विकेट ले गया। और इसी तरह भी लीडरशिप, हमने देखा वेस्ट इंडीज में भी। लीडरशिप भी अब रोल आ रहा है ना, कि अब बातें हो रही हैं वाइस कैप्टन इनको बना देंगे, और आईपीएल में भी हमने देख लिया। तो जहाँ से वर्ल्ड कप में जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इनकी टीम में जगह ही नहीं बनती लास्ट वर्ल्ड कप के बाद, तो अब देखो कि किस तरीके से चीज़ें टर्न अराउंड हुई हैं। एनीवेज, हार्दिक पांड्या पे तो बड़ी बात कर ली हमने। अगर हम बात करें तो तीसरे T20 पे। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात मैं आपसे ऐड ऑन करूं, हम्म कि हार्दिक पांड्या ने जब सेकंड मैच में पार्टनरशिप ब्रेक की इनकी ना, फेसर्स की, तो हम्म। उसके बाद जी पोस्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने बोला कि मुझे ना, मैं मतलब मेरी पेस भी है, सब कुछ है, मैं चाहता हूँ मैं ओपनिंग बॉलर्स बॉलिंग कराऊँ ना। तो उसको अगले मैच में जो थर्ड हुआ ओडीआई T20, उसमें फिर इसने ना एक ओवर कराया भी शुरू के ओवर्स में, हाँ नहीं, आपने बात लेकिन ही उस पर करो, उसका ये स्कोर पड़ गया। पावर प्ले में ओवर करा हम्म। सकते हैं यार। और इनकी बाउंसर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये बाउंसर को भी ट्राई करते हैं। आजकल लोग अपनी बॉलिंग में इतने बाउंसर्स को पता नहीं क्यों नहीं ट्राई करते T20 हम्म, में। और इनकी बॉल शेप भी होती है थोड़ी। तो सही आप बात कर रहे बिल्कुल हो। ऐसे ही। थर्ड मैच तो में बताएं सूर्या सर, भाई स्काई ने के बारे में बताएं। हैं। स्काई के बारे में बताएं, बाबर के पास आ गए, क्या हुआ? 76 पहुंच बस गया। यार देखो, स्काई भाई ने अनरियल शॉटें मारी हैं, ये मैंने देखा बैठ के। अच्छा, अब इस मैच में हुआ ये है कि वेस्ट इंडीज ने, मेयर्स ने अच्छा स्टार्ट लिया, ठीक बैटिंग चल रही थी, फिर स्लो हो गए। ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट है वो, हम पहले ही बात कर चुके हैं वेस्ट इंडीज़ की। लेकिन अगर आप स्काई की बैटिंग देखो ना इस मैच में, तो आपको नज़र आता है कि अच्छी बॉल पे चौके छक्के मारने वाला बैट्समैन, अनरियल मतलब। और सही है। ऑड ऑड जगहों पे चौके मारने वाला बंदा, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बिहाइंड मतलब फाइन लेग वाली साइड के ऊपर। तो बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे बॉलर, ऐसे बैट्समैन के आगे क्या बॉलिंग कराए। लाइन और लेंथ तो वो चलनी नहीं जो नॉर्मल बैट्समैन के आगे चलती है। टेक्निक भी अच्छी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छी है, टाइमिंग भी अच्छी है, तो पूरा पैकेज है इस टाइम के ऊपर। तो यादव वाकई एक एक्स फैक्टर नज़र आ रहे हैं, और सिंगल हैंडेडली कह सकते हैं मैच जिता दिया। मुझे तो एक टाइम पे लग रहा था 100 मार देंगे इस मैच में भी, लेकिन वो आउट हो गए। यार बिल्कुल। आपने जो ये स्काई की बात की, यार स्काई की जो शॉटें देखा ना, वो मतलब जो हार्ड बॉल्स, जो शॉर्ट पिच बॉल्स थी, उस पे भी वो इतने मजे से ना फ्रंट फुट पे सिक्सेस मार रहा था कि मैं बोल रहा था यार ये कैसे, मतलब कि एक कैसे कर रहा है वो। तो हम्म। वही बात है, डिजर्विंग बंदा है यार, इसको हम लोग खामखा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वही आप वाली बात है कि बाबर भी डिजर्विंग है, स्काई भी डिजर्विंग है, और स्काई परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ भी इसने बड़ी अच्छी एक इनिंग खेली थी, मैच को फंसा दिया था। हम्म। तो स्काई डिजर्विंग है। दूसरा यार, ये जो अभी हम वेस्ट इंडीज की अगर बात करें, तो काइल माइल्स जो है, यार इस बंदे की बहुत स्ट्रगल है। ये शायद हम बात की है पिछले एपिसोड में भी कि पिछले इसकी एपिसोड काफी में। स्ट्रगल है, और इसने मतलब ना एक बड़ा अच्छा ग्रूम कर लिया अपने आप को, नहीं और नहीं, मेरे पूरा ख्याल में ये अब बैट्समैन है, मेन एसेट हो रहा पूरा है, बैट्समैन है भाई। प्रॉपर एसेट हो गया है। जी जी, बिल्कुल। इंडिया जीता है भाई फुल ये एसेट बन मैच गया। 7 विकेट से, हम्म, 2-1 होगी। और अच्छी यार बॉलिंग भी ठीक कराई है। अर्शदीप की बॉलिंग भी इस मैच में ठीक थी। पांड्या ने, आपने पहले बताया, पांड्या ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इकोनॉमिकल स्पेल, विकेट भी ली। भुवी भाई हम्म। ठीक बॉलिंग करा रहे हैं बड़े अरसे बाद। चलो एक अच्छी बात है कि एक भुवी भाई ठीक लग रहे हैं, सही रिदम में लग रहे हैं। और पंत की भी बैटिंग थोड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है इस सीरीज़ में, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं।
वेस्ट इंडीज को यार वही बात है यार, भैंस पता नहीं कब ये कंसिस्टेंट होंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। तो नहीं वो आपने बिल्कुल ये जिगर सही बात कर रहे हैं कि यार देखे ना, वही बात है मिडल और, या शाय होप को ले आओ ना, उसको ले आओ T20 में स्टेबल बैट्समैन, उसको लेके नहीं आना। इधर भी पता ही देखो अजीब बनता वही वही हालात हैं। आवेश भाई को वही कुट यार पड़ी थी इधर। पहले मैच, पिछले मैच में, मतलब है कि आखिर की कुट पड़ गई थी। और मेरा ख्याल है इस सीरीज में फोर्थ T20 आई से पहले कोई 13-14 की इकोनॉमी शायद आवेश की थी, ठीक है, इतनी कुट पड़ी थी। बिल्कुल। इधर आके अब जब सिलेक्शन की बात आई कि एशिया कप में स्क्वाड क्या होगा, आवेश भाई ने कहा कि भाई जरा आओ ना जरा थोड़ा हम भी आओ ना बताएं जी। कि क्या स्टोरी है। अब बिल्कुल ये वो मैच है बिल्कुल। जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था कि हाईएस्ट इंडिया का टोटल है, जिसमें किसी बैट्समैन की 50 नहीं है, लेकिन 191 फॉर 5। चेक करो जरा, टोटल प्योर मॉडर्न डे T20 बैटिंग। बिल्कुल मतलब पता चल रहा है भाई इंडिया की बैटिंग में कितनी डेप्थ है। मतलब आप एक दो बंदों पे रिलाई नहीं कर रहे, अच्छी आपकी बात है ये। प्रॉपर एक 5-6 तक प्रॉपर बैट्समैन है आप। और तो आपका फेवरेट भी आ गया सर, संजू सैमसन। यार सैमसन को बड़ा इन्होंने कम मौका दिया है मुझे, वही बात है जिसका कुलदीप को कम सैंपल साइज मिला है, सैमसन संजू को भी इन्होंने ज़्यादा वनडे में मुझे लग रहा है प्रेफर कर रहे हैं T20 से ज़्यादा, विच इज़ फाइन। अच्छा, अब इस मैच का मेरे हिसाब से ना टर्निंग पॉइंट वो था पूरन, आई थिंक रन आउट, वो इस मैच यार का टर्निंग ये पॉइंट बड़ा था। अच्छा पॉइंट उठाया है सर। अक्सर को अक्षर पटेल को एक ही ओवर में पहले छक्का मारता है, फिर चौका मारता है, फिर छक्का और अगली बॉल पे रन आउट। हाँ, अंदाजा लगाएगा। मतलब नहीं वहां वो पे अगर टर्निंग पूरन चल पॉइंट था जाता यार, तो वो टर्निंग पॉइंट वो था। टर्निंग पॉइंट था। मतलब कि पूरन कर सकता था जिस पेस पे वो खेल रहा था ना, लग हम्म। रहा था कि शायद कोई चीज इनकी फेवर में आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होता है वो एक्सेप्ट करना होता फिफ्थ T20 आज हुआ है, हमारी बिल्कुल पॉडकास्ट स्टार्ट है करने से थोड़ी यार। देर पहले ख़त्म हुआ है। आई थिंक जी जी और बिल्कुल। इंडिया सीरीज तो जीत गया, और बड़ी लेवल की जीत गया, क्या ख्याल है? बड़ी लेवल की जीत गया, और इस पे हरदीप सिंह हमारे मैन ऑफ द सीरीज बन गए, और अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, और अक्षर पटेल ने हमारे ओडीआई में भी साथ दिया था। अब वही बात है, देखे ना हर प्लेयर जान मार रहा है, हम्म, जहां मौका मिल रहा है जान मार रहा है। अक्षर बिल्कुल। पटेल की हालांकि मुझे नजर नहीं आ रहा है ये स्क्वाड में खेलता हुआ अगले T20 में, लेकिन फिर भी जान मार रहा है यार, कहीं ना कहीं जगह बन जाए। संजू सैमसन भी, उसने भी खैर एक दो मैचेस खेले। अब आपका बिश्नोई जो है, हम्म, इस हमने अगर एनालाइज करें 5 मैचेस में, देखें 5 मैचेस में, अब आप इंडिया की स्ट्रेटेजी देखें, मतलब बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है मेरे ख्याल में कि वो ट्राई इस तरह करेंगे। देखें आपकी चाहल, इन्होंने पहली सीरीज जो पहली सीरीज हुई थी उन पे ट्राई कर लिया इंग्लैंड के अगेंस्ट, हम्म, ठीक है। वेस्ट इंडीज के साथ आए, ओडीआई में भी ट्राई किया उसको, चाहल को। T20 पे आए तो अश्विन को ट्राई किया, क्योंकि बातें हो रही थी भाई चाहल अश्विन, वेयर इज अश्विन, ये वो स्पिनर वगैरह। अश्विन भी परफॉर्म कर गया सही है। अब फिर साथ साथ बिश्नोई, वो पहले भी था। इसको मतलब रोटेट करते जा रहे हैं ये लोग ना अपने बॉलिंग को भी, बिल्कुल ताकि सही यार कह इनको रहे हैं। पता चलता जाए कि हर किसी का हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ है। लाइक वाइज वही बात है कि आपके कीपर्स का भी बैकअप है इनके पास। तो बॉस मेरे ख्याल में तो इंडिया बड़ी अच्छी टीम जा रही है, और आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बस एक करेक्शन ये करना चाहता हूँ कि जो हमने स्कोर कार्ड दिखाया उसमें 100 पे आउट हुआ है सारा वेस्ट इंडीज़ का, वेस्ट इंडीज़ की टीम, इंस्टेड ऑफ जो हमने दिखाया स्कोर कार्ड। तो 88 रन से इंडिया जीता है। और वही हमने जिस तरह बात की कि मैन ऑफ द सीरीज़ जिसकी हम डिस्कस कर रहे थे अर्शदीप भाई की, मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन आपने पहले प्रेडिक्ट कर दिए थे सीरीज़ के दरमियान में कि ये भाई सीरीज़ का ये मैन ऑफ द हाँ सीरीज़ होगा, तो ज़बरदस्त हो गया। मेरा ख्याल है ये हो गया। आखिर में अब एक टच मार देते हैं, जो हम कह रहे थे कि अब बड़ी एक वो डिस्कशन चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। ESPN क्रिक इन्फो ने सपोजिटली एक रिपोर्ट जारी की कि भाई पीसीबी ने जो है एनओसीज देने से इनकार कर दिया प्लेयर्स को, क्योंकि ये जो यूई की T20 लीग की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्लेयर्स को पैसे बहुत ज़्यादा ऑफर हो रहे हैं, पीसीबी ने उसको डिनाई किया। पीसीबी ने कहा है कि भाई हम इस रिपोर्ट को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं हुई, बेसलेस एलिगेशंस हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, टोटली स्पेकुलेटिव हैं, अफवाहें हैं, टोटल अफवाह है। तो बड़ा हैवी आ गया भाई पीसीबी क्रिक इन्फो पे।
या मेरी बिल्कुल पीसीबी भी हैवी आ गया, पीसीबी से पहले क्रिक-इन्फो भी बहुत हैवी आ गया था। वही हाँ प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट की है एनओसी वगैरह की, लेकिन पीसीबी ने सीधा मना कर दिया है। हालाँकि पीसीबी ने उसके बाद, जिस तरह आप अभी बता रहे हैं, कि उसने क्लैरिफ़ाई किया है पीसीबी ने कि भई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात है, एनओसी देना तो दूसरा स्टेप होता है ना। पहले स्टेप पे तो मतलब ये होता है कि कौन-कौन से प्लेयर्स को हमने रिलीज़ करना है। हम्म तो पीसीबी कहते हैं कि अभी तो हम उसी चीज़ को ही देख रहे हैं। जिस तरह 16 अगस्त को आई थिंक बीबीएल के लिए एक इनका प्लेयर एजेंट आया था, जिसने बात की थी आके पिछले कि महीने आप जुलाई में, बीबीएल के लिए। 16 जी, जी, जुलाई। बिल्कुल। तो उसके 10 दिन बाद जी रमीज़ राजा ने मतलब बताया कि हम लोग अभी इस चीज़ को, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जिसमें प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी हमने देखनी है, उनका फिटनेस लेवल देखना है, हम्म और मतलब कि ये सब चीज़ें अभी कंसीडर करके हम आपको बताएँगे। फिर उसके बाद आईएलटी की बात अगर हम करते हैं, तो उसपे भी अगस्त के स्टार्ट में मतलब एक एजेंट आया, उसने बोला कि आप ना बताएँ प्लेयर्स के बारे में जो यूएई खेल सकते हैं। तो उसपे भी अभी तक इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है। तो उसपे आई थिंक कुछ डेवलपमेंट हुई है बाबर बाबर आज़म और शाहीन की, उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? यार जो, अगर सिंपल टर्म्स में पीसीबी की बात बताएं तो पीसीबी प्लेयर्स को 3 एनओसीज देता है पीएसएल के अलावा। ठीक है, ती अप टू 3 एनओसीज अलाउड हैं। अगर 3 से ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली वो मसला है, वो फिर डिनाई हो जाती हैं। तो अभी इधर, और इसके साथ एक और फैक्टर भी होता है कि पीसीबी ये भी जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, अगर उनकी बात करें तो पीसीबी ये भी देखता है कि क्या ये प्लेयर फिट होगा, क्या ये प्लेयर का वर्कलोड ज़्यादा तो नहीं होगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो पीसीबी कंसिडर करता है कि कभी पाकिस्तान की सीरीज़ तो किसी तरीके से इम्पैक्ट नहीं होगी इस लीग को खेलने से। और अगर पीसीबी को लगता है तो पीसीबी के पास ये राइट है कि वो डिनाई कर दें। सही है, ये तो बात होगी फॉर क्लैरिफिकेशन। अभी इस केस में जैसा उमर ने कहा है, वो सिचुएशन अभी तक शायद आई नहीं। सही है, तो वो जब आएगी तो फिर पता चलेगा। क्रिकइन्फो ने शायद पीसीबी को रीच आउट किया था, पीसीबी ने क्रिकइन्फो को कहा कि हम आपको शाम तक रिप्लाई करेंगे। शायद वो रिप्लाई या एक स्पेसिफिक टाइम तक रिप्लाई करेंगे। वो क्रिकइन्फो के बकौल शायद वो टाइम पे रिप्लाई उस तरह नहीं आया, तो उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी। तो खैर अब बात क्लैरिफाई कर दी पीसीबी ने कि अभी देखते हैं कि क्या पीसीबी अलाउ करता है या नहीं करता। हम बड़ी बात कर चुके हैं, अप टू 12 करोड़ रुपए सपोजिडली खबर आ रही है कि जो ग्लेजर्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, 12-12। जो को ओनर्स कह लें, तो वो इस लीग में भी एक टी फ्रेंचाइज को ओन करते हैं, और वो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के नाम आ रहे हैं कि उनको शायद अप टू 12 करोड़ रुपए की ऑफर की है। तो देखें अब क्या बनता है। हाँ, वैसे यार ये बड़ा एक अजीब सा डायलेमा आ गया है यार, मतलब वी होप कि ऐसा ना हो, मतलब कि ये इंटरनेशनल को ही प्रेफरेंस देनी देंगे मेरे ख्याल में। लेकिन ये बाकी कंट्रीज के लिए भी काफ़ी एक टॉपिक बना हुआ है, जिस पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बनाई हैं। जिस तरह हमारी जो प्लेलिस्ट है फ्यूचर ऑफ ओडीआई, उसमें हर प्लेयर्स का हम पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। बिल्कुल तो यार, इस पे देखते हैं मज़ीद भी क्या डिस्कस बनता है। करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है और काफ़ी बोर्ड्स की मीटिंग शीटिंग भी हुई है। उसके बारे में भी नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि पीसीबी ने भी पॉइंट रेस किए थे, बाकी बोर्ड्स ने भी इसके खिलाफ बातें की हैं, और आईसीसी का रिस्पांस भी बताएंगे। एनीवेज उमैर जी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं ये कहता हूँ कि अब निकलते हैं। मेरी तरफ से आपको भी आप तो सलाम। ब्लेस्ड हैं आप। जी, जी, आप तो ब्लेस्ड हैं। इस टाइम तो आपके मेरे ख्याल में सूरज आ रहा है, आप मॉर्निंग है सूरज आ आपकी रहा वहाँ है पे। बट खाना नहीं खाया ना मेरी जान, खाना खाना है ना। तो खाना खाने दो मुझे, और आप अच्छा, जाके सो जाओ। तो मैं जाके सो जाता हूँ। हाँ, हमारी सारी डिस्क्रिप्शन में एज़ यूजुअल चीज़ें मौजूद हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स, आपके ऑडियो पॉडकास्ट के लिंक्स, हमारी वेबसाइट talkbeforewicket.com, उस पे भी आप ज़रूर जाएँ और उसको एक्सप्लोर करें। तो उमैर जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।